गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी हाउस में। आज की क्लास होने वाली है, हम इसमें दो टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। पहला डिस्कशन होगा हमारा यूपीएससी का जो ऑप्शनल का सिलेबस है और साथ में जो जीएस का जो सिलेबस है हमारा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद, ठीक है, जो कोर्स का स्ट्रक्चर है, मतलब साथ में जो कोर्स का स्ट्रक्चर है उसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम आज कुछ खास टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि हमने कल वाली क्लास में देखा था कि हमने डिटेल डिस्कशन किया था सिलेबस पे, आज हम बेसिकली जो कोर्स का स्ट्रक्चर है उस पर हम हमारा ज्यादा फोकस रहेगा कि कैसे कैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ने वाला है। और उससे जुड़े हुए इसमें जीएस का जो सिलेबस है उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। और साथ में महत्वपूर्ण कुछ विषय हैं जिन पर चर्चा करनी है, ठीक है। और हो सकता है आज हम डायग्राम का भी यूज करें, बोर्ड का भी यूज करें क्लास में। जैसे बच्चे ऐड हो जाते हैं तो हम बोर्ड का भी आज यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन आज सबसे पहले डिस्कशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, क्योंकि देखते हैं कि कितना इंटरेस्ट आपका है पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर या सब्जेक्ट को लेकर। जैसे कि आपका एक डाउट था कि सर, जो पूरा का पूरा कोर्स रहने वाला है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा और किस किस तरह से हम चीजों को आगे लेकर चलने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम ऑप्शनल की बात करते हैं तो ऑप्शनल ऑलमोस्ट 500 नंबर का है, 500 मार्क्स का होता है। तो इसमें से 250 मार्क्स जो है फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि भौतिक और मानव भूगोल से जुड़े हुए हैं, और 250 नंबर भारतीय भूगोल से संबंधित है। तो लास्ट में मैंने आपको कुछ मेजर यूनिट्स बताई थी किस तरह से इन चीजों को पढ़ना है, किस तरह से नहीं पढ़ना है। अब यही चीजें सारी की सारी चीजें हैं कि अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो नंबर ह्यूमन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की हम बात करते हैं ना, जनरली वो दो सेक्शन में बांटा गया है, ठीक है। 125 नंबर के 5 टॉपिक्स हैं, फिर 125 नंबर के यानी कि 125 नंबर के 5 टॉपिक्स हैं। इसके अलावा भारतीय भूगोल को भी ऑलमोस्ट 10 टॉपिक्स में, या कह सकते हैं 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। ये सारी चीजें इसके अंदर बेसिक सी चीजें हैं जो हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो पूरा कोर्स चलेगा, ये कोर्स पूरा 3 से 4 महीने का होगा। ठीक है, ये कोर्स पूरा 3 से 4 महीने का होगा। अगर ऐसा लगा कि हमें एडिशनली कुछ और ऐड करना है तो हम उसमें बाद में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो पूरा का पूरा जो कोर्स का पूरा फोकस रहेगा वो एक सिलेबस और इनिशिएटिंग आंसर राइटिंग पर ज्यादा रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड कोर्स होगा जो सिलेबस पर और आंसर राइटिंग पर ज्यादा फोकस करने वाला है। मीन्स पढ़ाने के साथ साथ आपको ये मौका भी दिया जाएगा कि आपने जो पढ़ा है उसको सीखना सीखें, लिखना सीखें। और लिखना ही नहीं, उसको कंटेंट को कैसे डिलीवर करना है और कितना कंटेंट डिलीवर करना है, और ज्योग्राफी में जो मैप्स बनाए जाते हैं उसको किस तरह से बेहतर मैप्स बनाना है, ये चीज पे हम अच्छा खासा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये खाली ऑप्शनल का बैचेस है, इसमें अगर जरूरत पड़ी तो इंटीग्रेटेड कोर्स जो मैं बता रहा हूँ, आंसर राइटिंग और ऑप्शन सिलेबस को हमको जो कवर करेंगे। इसके साथ साथ अगर करंट अफेयर का जो इश्यूज हाल ही में आ रहे हैं उनको भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको दिया जाएगा, और आपको पूरा कंप्लीट एकदम पीडीएफ के रूप में भी प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो तीनों चीजों पर हमारा अच्छा काम रहेगा कि सिलेबस को पूरा करना, साथ में आंसर राइटिंग को मजबूत बनाना, लॉजिकल और ठीक है लॉजिकल बनाना, और साथ में करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंट ठीक है इवेंट्स हैं जो हमारे सब्जेक्ट से जुड़े हुए वो आपको दिए जाएंगे। साथ में इसमें ये भी है कि बहुत सारे जो मॉडल टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। और साथ में जो पीवाईक्यू हाल ही में हुए हैं, ठीक है, उनको भी आपको एक मॉडल आंसर के रूप में दिया जा सकता है, जिससे मतलब मॉडल क्वेश्चन के रूप में दिया जा सकता है, जिससे आप और भी बेहतर तरीके से आइडिया लगा सके कि हाल ही के वर्षों में कैसे शिफ्ट कर रहा है और कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जहाँ से लगातार क्वेश्चन बनते हुए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 से 4 महीने अगर ये कोर्स चलेगा तो सर क्लासेस वीक में कितनी बार होंगी? देखो, क्लासेस वीक में 5 से 6 बार हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि एक हफ्ते में 5 क्लास भी होंगी, एक हफ्ते में 6 क्लासेस भी होंगी, एज पर रिक्वायरमेंट और एज पर सिचुएशन, ठीक है। तो हफ्ते में कम से कम मैक्सिमम 6 क्लासेस हैं और मिनिमम 5 क्लासेस हैं। टाइम का अभी एग्जैक्ट जो कंडीशन है टाइम का सूट नहीं हुआ है। मेरी तरफ से तो 9:30 के आसपास का टाइम सुटेबल मैं सोच रहा था, लेकिन जैसे बच्चे अब दिख रहे हैं उसके आधार पे लगता है कि आधा एक घंटा आगे पीछे करने की मुझे लग रहा है गुंजाइश हो सकती है। अमन, मैंने सही कहा? नितिन, दानिश, यस सर। एक बार सारा अटेंडेंस दे दो अपनी अपनी। प्रेजेंट सर। दानिश, ये दानिश था। सर दानिश भी है, गायब हो गया क्या? दानिश। अभी तो अमन है, दानिश है, नितिन है। अच्छा अमन, एक लड़का और था ना कल, जो अभिषेक,
सर नितिन। वो ऑफिस वर्क लिए आया, मतलब जॉब के लिए आया है। अच्छा, वो जॉब के लिए आया है, ठीक है। सर जानक सर ने भी अभी मैसेज किया है। इसने। यस सर, आई एम लिसनिंग। अच्छा। ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है कि हम इस तरह से इस चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 3 से 4 महीने का ये कोर्स होने वाला है और उसमें वीक में 4 से 6, मतलब 5 से 6 क्लासेस हम रखेंगे। ठीक है, और क्लासेस जो होगी वो 2 से 3 घंटे के बीच में रहेगी, 2 घंटा मिनिमम होगा, मैक्सिमम 3 घंटा होगा। ठीक है, और साथ में इसमें जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज यानी कि जो मॉडल आंसर राइटिंग है और सिलेबस हम सब पूरा करने वाले हैं। अब सवाल सवाल ये आता है, जब सिलेबस हम पूरा करेंगे तो उसके लिए स्टडी मटेरियल्स हमें क्या क्या चाहिए, स्टडी मटेरियल हम कहाँ से कलेक्ट करें। देखिए, दो चीजें होती हैं। अगर पेपर फर्स्ट के लिए आप पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, तो आई आई विल रिकमेंड कि आप इसको जनरल ज्योग्राफी के तौर पे लें। और छठी क्लास से लेकर जो 10वीं क्लास है, ठीक है, 6 to 10th का जो एनसीईआरटी है इसको आप लीजिए। नई और जो पुरानी एनसीईआरटी है, जिसे न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी कहते हैं, वो मार्केट में अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें 11th और 12th की एनसीईआरटी भी ले सकते हैं। अगर नई वाली ले लेंगे तब भी काम चलेगा। अगर आपको ज्यादा ही लग रहा है कि मुझे और ठीक है जानना है और बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाना है अपना, तो आप उसको ओल्ड भी खरीद सकते हैं। तो यू हैव बोथ ऑप्शंस। ठीक है, लेकिन आई विल रिकमेंड कि भाई छठी से लेकर 10वीं क्लास तक का जो एनसीईआरटी है, पुरानी नई दोनों पढ़ी है आप उसमें। ठीक है, और इसके अलावा 11th और 12th का जो एनसीईआरटी है वो सफिशियंट रहेगा। जो आप पुराना वाले भी ले लेंगे, 2005 के बाद वाला ले लेंगे, वो भी चलेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं, इसमें काफी रहेगा। और इसके अलावा कुछ पब्लिकेशन भी हैं। ठीक है, जैसे कि रूपा पब्लिकेशन आता है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें होती है कि बेसिक क्लियर करने के लिए और पेपर 2 कवर करने के लिए, खासकर इंडियन ज्योग्राफी कवर करने के लिए देयर नंबर ऑफ बुक्स। और मैं ये कहूंगा कि इसमें सिर्फ जो मेरा जो नोट्स रहेगा, जो मैं क्लास में डिलीवर करूंगा, वो रहे सफिशिएंट रहेगा इंडियन ज्योग्राफी के लिए। इसमें कुछ ऐसी चीजें रहेंगी जैसे कि गवर्नेंस एंड करंट अफेयर्स, वो हमें न्यूज़पेपर से और मैगजीन से लेना पड़ेगा। और उस समय समय पर मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा कि हाँ ये चीजें यहाँ से कवर कीजिए आप। ठीक है, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। बेसिकली कोई बच्चे बहुत सारे सोचते हैं कि यार हमें बुक खरीदनी है, बहुत सारी बुक परचेज करनी है, तो हम कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे क्विक रिवीजन है, नोट्स के रूप में आप जीसी लियोंग की बुक ले सकते हैं आप। ठीक है, इसमें और इसके साथ साथ एनसीईआरटी तो पढ़ ही रहे हैं आप। और एडवांस के लिए सभी जानते हैं, ठीक है, कि अगर ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है तो आपको थोड़ा और बेसिक से और सुधारना है, एडवांस की तरफ मूव ऑन करना है, तो फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, मतलब मैं ये कहूंगा कि जो सविंदर सिंह है, ठीक है, जो सविंदर सिंह की सारी बुक्स हैं, चाहे वो ज्योमोर्फोलॉजी हो, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वो ओशनोग्राफी हो, चाहे वो डिजास्टर हो, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी हो, ये सारी बुक्स आप परचेज कर सकते हैं फॉर एडवांस। ठीक है, और इसके अलावा इसमें माजिद हुसैन का भी रोल बढ़ जाता है। माजिद हुसैन का जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसे भी पढ़ी जा सकती है। माजिद हुसैन का जो मॉडल्स, जो थ्योरी है मॉडल बेस वाली, ठीक है, वो भी पढ़ी जा सकती है। एंड इसके अलावा और भी कुछ बुक्स हैं, जैसे कि थॉट्स पढ़ने के लिए सर हम क्या करें। ठीक है, तो थॉट्स पढ़ने के लिए आप बहुत सारी बुक्स को रिकमेंड कर सकते हैं, मैं इसमें अधिकारी रिकमेंड करूंगा। और उत्तराखंड का जो ओपन जो यू ओपन का जो बुक्स आती है यूनिवर्सिटी की, वो उसमें मैं रिकमेंड करूंगा। लेकिन वो थोड़ा आपको हो सकता है मुश्किल से मिले, लेकिन मैं उसको अरेंज करवा दूंगा आपके लिए। ठीक है, ये चीज रहेगा। तो ये बेसिकली चीजें होती है कि क्या क्या करना है, क्या क्या कवर नहीं करना है। मैं आपको सारी बुक्स दिखा सकता हूँ अभी, अगर आप 1 मिनट वेट करें तो। ठीक है, 1 सेकंड आप वेट करना, मैं आपको सारी बुक्स दिखाता हूँ अभी।
हाँ, तो आप सभी को दिख रहा है कुछ? ठीक है, बराबर आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है दोस्तों? यस सर। ठीक है। देखो, ऐसा कहा जाता है मैथ्स के लिए, ठीक है, अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी में मैथ्स चाहते हो, ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ मैथ्स चाहते हैं, तो उसके लिए जीसी लियोन, ठीक है, ये जीसी लियोन की बुक काफी हेल्पफुल रहती है बच्चों के लिए। इसको भी देखा जा सकता है कि यस, इट्स वेरी यूजफुल फॉर, ठीक है, पेपर फर्स्ट के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी की हम बात करेंगे तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बुक है, और ये सुदीप्त अधिकारी की बुक है, ये भी हम पढ़ सकते हैं अपने, ठीक है, पेपर को स्ट्रांग बनाने के लिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की एक बुक और है जो अलका गौतम, इसे भी हम रिकमेंड कर सकते हैं। और मॉडल्स इन ज्योग्राफी, ये आप देखेंगे, ठीक है, ये माजिद हुसैन की बुक है, इसको भी हम पढ़ सकते हैं, ये वेरी यूजफुल बुक है हमारी यूपीएससी के लिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जीएस पेपर फर्स्ट में भी, ठीक है, और जो ऑप्शनल के लिए तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और पीटी के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, लोकेशन, रिसोर्सेज और बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई है इसकी बुक के अंदर, तो इसे भी पढ़ा जा सकता है। ये डी डॉक्टर एस डी मौर्य की बुक है, इसमें भी हम कुछ बहुत सारी चीजें इसमें निकालने वाले हैं। क्लाइमेटोलॉजी सविंदर सिंह की पढ़ सकते हैं आप एडवांस के लिए, और डीएस लाल की भी पढ़ सकते हैं, ये वेरी यूजफुल बुक है। इसके अलावा पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो बहुत बड़ा इशू रहता है, और हर हर बार इसमें क्वेश्चन देखा जाता है पॉपुलेशन रिलेटेड, ठीक है, पॉपुलेशन और सिटीज, तो ये मान लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। तो इसके अंदर बहुत कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं, बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं जो पॉपुलेशन से जुड़ी हुई है, जनसंख्या से जुड़ी हुई है। तो इसमें हम कह सकते हैं आरसी चंद्रा, ठीक है, ये इस बुक को भी हम रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा पार्ट फर्स्ट और है इसका, ज्योग्राफी पॉपुलेशन का, दो पार्ट्स में दी गई है ये बुक, ठीक है, ये ठीक है, इसको भी हम रिकमेंड कर सकते हैं, तो ये भी आरसी चंदना की ही बुक है। इसके अलावा रीजनल प्लानिंग, जो हर साल एक क्वेश्चन आपका देखोगे रीजनल प्लानिंग का, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ, तो ये भी आप देखोगे कि ये रीजनल प्लानिंग की बुक है, ये भी आरसी चंदना की है, वेरी यूजफुल। इसको भी हम पढ़ सकते हैं अपने यूपीएससी एग्जाम के लिए, और इसमें मैं आई विल टेल यू ड्यूरिंग द क्लास कि भी इसमें कैसी कैसी चीजें हैं। और अभी मैं आपको बता रहा था कि फॉर एक चीज, हाँ, ये इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, जो बच्चे, ठीक है, ऑप्शनल में जा रहे हैं और बहुत रैपिडली क्विक करना चाहते हैं, अपने रिवीजन करना चाहते हैं और दूसरी शार्प नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट है, ये उनके लिए बेस्ट है, ठीक है, ये उनके लिए बेस्ट बुक है। ओके, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी। और इसके अलावा जो भी मैं आपको बता रहा था थॉट, ठीक है, और ह्यूमन ज्योग्राफी में देखो ये माजिद हुसैन की बुक है, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो हम इसको आपको ज्यादा, मैं तो कहूँगा ज्यादा ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ड्यूरिंग क्लास में इसको कवर करवा सकता हूँ। इसके अलावा ज्योग्राफिकल थॉट जो मैंने आपको बताया था, इसको भी नहीं जाइए, जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, थॉट का, वो बहुत सफिशिएंट होगा, वो एडवांस बहुत ज्यादा लेवल हो जाएगा वो भी, ठीक है, जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो हम बता रहे थे कि अभी, ठीक है, इसको थोड़ा और आगे लेके चलेंगे, तो फिजिकल ज्योग्राफी का एक क्विक नोट्स ये रहा बुक, ठीक है, इसे भी आप ले सकते हैं, रिचर्ड हार्कन की है, मेड सिंपल बुक है ये वाली, बहुत ही यूजफुल बुक है। सोशल ज्योग्राफी के लिए हम एजाजुद्दीन अहमद की बुक रिकमेंड करेंगे, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो हमारे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन फंसता है। दूसरा है एडवांस, तो मैं बता रहा था कि एडवांस के लिए जो सविंदर सिंह का ज्योमोर्फोलॉजी इनफ रहेगा, ठीक है, और इसके अलावा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी इनफ रहेगा, क्लाइमेटोलॉजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है, और एक कंपाइल बुक आता है पूरा भौतिक भूगोल, ये भी काफी इनफ रहने वाला है इन सारी चीजों के लिए, ठीक है। और एक है ओशनोग्राफी, ये सविंदर सिंह का, ये भी ओशनोग्राफी है, ये भी इनफ रहने वाला है। तो ये दीज आर द बुक्स, मतलब सोचो कितनी सारी बुक्स है ऑप्शनल पढ़ने के लिए हमारे पास, ठीक है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है ना, तो ये भी सविंदर सिंह की बुक है, इसे रिकमेंड कर सकते हैं पढ़ने के लिए, खाली टाइम जब आपके पास, वो पढ़िए, बड़ा मजा आएगा। इसके अलावा कुछ स्पेस प्रोग्राम से जुड़ी चीजें होती है, रिमोट सेंसिंग ऑक्सफोर्ड का, ये भी हमारे पास अवेलेबल है, इसको भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अब बात आती है कि मैपिंग के लिए सर कौन कौन सी चीजें पढ़े, देखो 3 एटलस मैप के लिए पढ़ सकते हैं आप, ऑक्सफोर्ड का पढ़ सकते हैं, ठीक है, और ओरिएंट ब्लैक स्वान का कर सकते हैं, और एक स्कूल एटलस है जनरल, जो बहुत बेसिक्स हैं, जिनके बहुत धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं अपने आप को लेकर, तो उनके लिए बेस्ट है ये वाला, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड स्कूल है, लेकिन जो यूपीएससी के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये वाला ऑक्सफोर्ड एटलस जीएस पेपर फर्स्ट के लिए ना पड़ेगा, और जो एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं खासकर ऑप्शनल के लिए, मेरे ख्याल से वो ये पढ़ें, और उसके साथ साथ दोनों ये भी पढ़ना आपको पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास है, तीन चीजों को डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा ज्योग्राफिकल थॉट, ठीक है, लोकेशन, ठीक है, जितना भी आपके पास मैपिंग वर्क है वो सारा इसमें डन किया जा सकता है, दुनिया के जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी कंट्री है, जो भी माउंटेन है, पीक है, प्लेट्यूज है, सब इसके अंदर चीजें देखी जा सकती है, बड़ी डिटेल के साथ इन्होंने बताया है, भारत को भी इसमें ऐड किया है, तो ये एक बहुत अच्छी बुक है मैप के लिए, सिद्धार्थ की। और ये है इंडियन ज्योग्राफी मैप्स के लिए, इसे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो देयर नंबर ऑफ बुक्स,
अब अंदाजा लगाइए हमारे पास कितनी सारी किताबें हैं जिन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं। हेलो। हेलो। नितिन। दानी से मीटिंग। अरे भाई चैट वैट मत करो, सीधा बोल दिया करो यार। ये को मैसेज वैसेज मुझे पढ़ने की ज्यादा आदत नहीं है। आप सीधी अपनी बात बिल्कुल बोल कर बता सकते हैं, नितिन। हाँ सर, देख लिया बुक का नाम, नोट भी कर बुक। लिया कुछ। अरे पूरा लिस्ट आपको मिलेगा। ठीक है, पूरा एकदम जब क्लास शुरू होगा लेकर आऊंगा सारी की सारी बुक्स और दिखाऊंगा आपको, देखो ये कितनी सारी बुक्स हैं जिनको हमें पढ़ना होता है ऑप्शनल के लिए, लेकिन अच्छी बात ये होती है मुझे कि तो ऑलरेडी। लैंग्वेज हिंदी में बनानी है सर। क्या? लैंग्वेज तो हिंदी में बनानी है। ये सारे का सारा कंटेंट जो है, इसका पूरा जो निचोड़ है, ठीक है, ऑलमोस्ट सारा नोट्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा ऐसा नहीं कि हम बुक की तरफ जाएंगे। हाँ, मैं बता दूंगा आपको किस टॉपिक के लिए जाना है, ठीक है, किस टॉपिक के लिए आप बुक्स के थ्रू रिवाइज कीजिए, क्योंकि जितनी बुक्स है मुझे लग रहा है कि इसमें तो बहुत ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है, आधा कट्टा तो मतलब बोरी बोरी भर जाएगी, इतना ज्यादा इसके अंदर है। ठीक है। तो ये हमारा इसमें क्या है, जो मैंने बुक्स आपको बताई हैं सारी की सारी बुक ऑप्शनल के लिए भी हैं, और इसमें जीएस फर्स्ट यानी कि जो हमारा मेंस होता है उसके लिए भी इसमें सारी की सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो हर एक पॉइंट्स को हम कवर करेंगे वन बाय वन। तो ये हमारी एडवांस और बेसिक्स के लिए थी। एनसीईआरटी की मैंने दिखाई नहीं है, एनसीईआरटी का भी ओल्ड न्यू सारी के सारी इतना मोटा उसका भी वो है, तो उसको हम किसी, जब आप क्लासेस शुरू करेंगे रेगुलर क्लासेस, ठीक है, ऑनलाइन में, ठीक है, तब मैं आपको दिखा दूंगा ये सारी की सारी एनसीईआरटीज हैं। ठीक है। अमन, कुछ पूछना है? अमन, सर तो कुछ पूछना है सर आपको? अब जब आप क्लास लगाएंगे जब भी पूछ पाएंगे बुक्स के बारे में। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सारी की सारी बुक्स दिखा दी है। अब ठीक है, जो मैंने मैप्स बताया आपको कि कैसे आप एटलस को रीड करना, आपको पढ़ना है, तो 3 एटलस मैंने आपको दिखा दिए। इन 3 एटलस के सहारे आपका पूरा का पूरा जो तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें और भी वो बहुत सारी मैगजीन्स है, जो आपको लगता है कि मेरे पास खाली समय है तो मैं कुछ मैगजीन्स पे भी ट्राई करना चाहता हूँ, उसके आधार पे मैं अपने मेंस और ऑप्शनल को तैयार करना चाहता हूँ, तो योजना पढ़ सकते हैं आप। कुरुक्षेत्र भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिक से जो हमारे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे जुड़े जितने भी इश्यूज हैं, जिससे जितनी बड़ी पॉलिसीज हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। और बाकी कुछ लोग ऐसे भी जिन पे फोन होता है, पूरे दिन इंटरनेट का यूज करना वो पसंद करते हैं, तो वो ई पाठशाला पे जा सकते हैं और अदर सोर्सेज को इंटरनेट पे जाकर अपनी भारत सरकार की जो, ठीक है, योजना है उनको जाकर डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन योजना कुरुक्षेत्र और ई पाठशाला विल बी इनफ फॉर यू। ठीक है। ये सारी की सारी रहेंगी। अब हमारा आता है कि सर ये सारी चीज तो आपने बता दी, लेकिन अब करना क्या है, जैसे कि हम अगर सिलेबस को पढ़ रहे हैं, तो सिलेबस को पढ़ते पढ़ते अगर हमारा लिखने का मन करा तो हमें किन 3 चीजों का ध्यान रखना है, किन 2 चीजों का ध्यान रखना है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है ड्यूरिंग आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी, कि भाई एक तो होता है जनरली इंट्रोडक्शन। आपसे कोई भी सवाल पूछा है XYZ कि भारतीय कृषि किस चीज से संघर्ष कर रही है, ठीक है, तो जलवायु का प्रभाव स्तर क्या है, तो इन चीजों पर दो ही चीज याद रखनी है कि एक इंट्रोडक्शन आपका 2 से 3 लाइन का, ठीक है, या 3 से 4 लाइन का ब्रीफ होना चाहिए, जिसपे लगे कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप उन 4 से 5 लाइन में बता रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस बता दीजिए, करंट सिचुएशन बता दीजिए, और फिर उसका जो बॉडी होता है, ठीक है, उसमें किस बात की चर्चा मैक्सिमम की गई है उस क्वेश्चन के अंदर, तो जनरली 2 चीजें होती हैं, या तो वर्ड्स में लिखिए, या फिर कोई ऐसा फ्लो चार्ट बना दीजिए, ऐसा डायग्राम बना दीजिए जो बहुत सारे वर्ड्स को, ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हो, जिसमें ज्यादा लिखने की जरूरत ना हो। ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ना जो व्यूज होते हैं स्टूडेंट्स के, अक्सर देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी एक तरफ ज्यादा झुके होते हैं लिखते समय। जब लिखते हैं ना तो आपको ये पता चलेगा लिखने के समय कि आपका व्यूज किस तरफ ज्यादा झुका हुआ है। जैसे जब आप लिखोगे तो आपके लिखावट से पता चल जाएगा कि आप किसको ज्यादा फेवर कर रहे हैं। तो आपका जो व्यूज होना चाहिए ना वो एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। मतलब किसी के नहीं, किसी को गाली देनी है तो एक्सट्रीम ही गाली देते चले जा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। आपका जो व्यूज होंगे ना जितने भी, मेरी बात ध्यान से सुनना सारे के सारे, ठीक है, ड्यूरिंग आंसर राइटिंग इस चीज से बचना है आपको कि मुझे एक तरफा बातें नहीं लिखनी है, मुझे संतुलन बैठाना है। संतुलन, ठीक है।
और जिंदगी में संतुलन बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी तरह विशेष ध्यान रखना है कि अवॉइड एक्सट्रीम व्यूज, ठीक है। हम तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप, ठीक है, किसी के लिए नकारात्मक बिल्कुल बिल्कुल ना सोचें, बिल्कुल भी ना सोचें। आपको बराबर तरीके से चीजें लिखनी है, इस चीज को आपको समझदारी से काम लेना है। और जैसे ही आप इसको लिखेंगे और जो चेकर होता है वो चेक करेगा और समझ जाएगा कि ये, ठीक है, एक तरफा बात करने वाला व्यक्ति है, यानी कि यूपीएससी के लिए फिट नहीं बैठता है, आपका आंसर राइटिंग में मार्क्स वो कम देगा। तो इस चीज को, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन पर तो आप कमांड कमांड कर लोगे, फ्लो चार्ट पे कमांड कर लोगे, डायग्राम पे कमांड कर लोगे, लेकिन जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो वहां पर एक बैलेंस बना के लिखना है आपको। गेटिंग माई पॉइंट? बैलेंस, जिसमें आपको लगे कि हाँ बंदा ज्यादा नेगेटिव नहीं है, ठीक है, और इंट्रोगेटिव भी नहीं है, ठीक है, अफर्मेटिव सोच का बंदा है, सकारात्मक सोच का बंदा है, दोनों चीजें लेके साथ चल रहा है। और स्पेसिफिकली जब आप लिखें तो बकवास से दूर रहें, और इसमें फैक्ट्स और फिगर्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना है कि मुझे कितने फैक्ट्स भी देने हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ फैक्ट्स भी इंक्लूड करते चलिए, ये आपकी आंसर राइटिंग को बहुत खूबसूरत बनाता है और अट्रैक्टिव बनाता है। और यही तरीका होता है कि जो बच्चे फैक्ट्स को उसमें डाल रहा है, फिगर्स को डाल रहा है, एक्सप्लेनेशन को डाल रहा है, डायग्राम को डाल रहा है, फ्लो चार्ट्स को डाल रहा है, और क्या लोगे भाई बच्चे से आप। अब बच्चा कोई लेखक तो है नहीं कि 40-50 साल 60 साल का बच्चा हो चुका है कि वो लिख रहा है, तो भाई लिखते लिखते तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा, ठीक है, 60 साल तक में। लेकिन अभी जो 20-21 साल 22-23 साल का बच्चा है, ठीक है, वो ट्राई कर रहा है यार कैसे मुझे लिखना है, ठीक है, तो वो अगर ये ऐसी चीजें ऐड कर रहा है कि फ्लो चार्ट ऐड कर रहा है, डायग्राम ऐड कर रहा है, फैक्ट ऐड कर रहा है, ठीक है, फिगर्स ऐड कर रहा है, उसके अलावा वो जो हमारे मतलब एक तरह से एक्सट्रीम व्यूज हैं उनको वो दरकिनार करके एकदम बैलेंस वाला उसका पूरा का पूरा आंसर राइटिंग है, दैट इज परफेक्ट। तो यही तो यूपीएससी भी चाहता है कि आप इस चीज की हैबिट बना लीजिए। हैबिट बनाएंगे तो इट विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर यू, अदरवाइज आप जानते ही हैं कि सभी लिख रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि लिखते समय ना बच्चे, जो मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लिखते हैं बड़ा शानदार लिखते हैं, ठीक है, कि भाई नहीं हमने ठीक है फैक्ट्स भी डाले हैं, हमने फिगर्स भी डाले हैं, हमने डायग्राम अच्छा बनाया है, हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, और हमारा जो बैलेंस में लिखा है, हमने एक्सट्रीम व्यू हमारे नहीं थे, हमने किसी को ज्यादा लेकर क्रिटिसाइज नहीं किया है, हमारा इंट्रोडक्शन भी ठीक था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो राइटिंग होती है वो बड़ी बवाल खड़ा कर देती है, बवाल, ठीक है। अच्छा, इनमें से जितने भी मुझे बच्चे देख रहे हैं अभी, इनमें से किसकी राइटिंग जो नीट एंड क्लीन है? ऑनेस्टली से आंसर देना। सर मेरी तो क्लीन नहीं है सर, बट पढ़ सकते हैं आप। बहुत अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी नहीं है इसका मतलब मेरी गलती किसकी बेकार है है? सर। मेरी? अरे यार, फिर ये कल ये किसकी मिस्टेक हुई फिर ये? नहीं, मिस्टेक किसकी है फिर ये? और इसे हम कैसे इम्प्रूव करेंगे? कोई आया सर तरीका है आप लोगों के पास? राइटिंग 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 सही है, बट जब अपन फ्लो में आते हैं ना तो उसमें थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं वर्ड्स। मतलब दिक्कत ये हो भावनाओं में बह जाती है। जाते, मतलब भावनाओं हाँ। में बह जाते हो? ये भावनाओं को कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। इसमें मैंने सारी चीजें जो बताई हैं अभी आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है आपका हैंड राइटिंग, यानी कि जो नीट और क्लीन होना चाहिए, यानी कि आप साफ सुथरा लिखें। ऐसा नहीं है यार आपने सब कुछ बढ़िया लिखे लेकिन बवाल काट दिया आपने, पढ़ने वाला परेशान हो रहा है, कह रहा चश्मा लग के बिल्कुल ऐसे देख रहा है वो, हाँ हाँ ये अच्छे से ये लिखा है इसने, ऐसे से लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। वो गुस्से में आ जाएगा, अगर गुस्से में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इस चीज से बचना है, अपनी राइटिंग में फोकस करना है। अधिकतर बच्चे जो होते हैं ना, या जैसे मान लीजिए कि A4 साइज का पेपर दिया आपको, या तो वो पूरे एक्सट्रीम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लिखते हुए जा रहे हैं, है ना, या फिर वो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, लिखते हुए जा रहे हैं, या फिर वो स्ट्रेट लिख रहे हैं। और कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनका हाथ ऐसे चलता है, लिखते 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 वो ऐसे मुड़ जाता है, यानी कि यहाँ से तो वेस्ट से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चों की राइटिंग ईस्ट पे पहुंच जाती है। अब वो चेकर भी बड़े ध्यान से देखता है, अरे बवाल काट रहा भाई, ठीक है, ये तो 90 डिग्री का पूरा एक आर्क बनाने की तैयारी में है कि बिल्कुल इस तरह से शुरू हुई राइटिंग यहाँ एंड हो गई। तो इसको भी हमें क्या करना है, अवॉइड करना, इस चीज पे काम करना है, ठीक है। लिखना तो सीख लोगे आप, लेकिन ये राइटिंग को भी सुधारना बहुत बड़ा गुण है। अच्छा, उससे भी बड़ा गुण ये है कि जैसे ये सारी चीजें बता रहा हूँ राइटिंग का, तो उससे बड़ा गुण ये है कि लिखोगे कैसे आप। या तो इंग्लिश में, या फिर हिंदी में। हिंदी में। एग्जैक्टली exactly। अब सवाल ये है कि अब शब्दों का चयन और शब्दों का जो आपके पास भंडार है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। सही शब्दों का चयन आपका होना चाहिए, शब्दों का भंडार आपका होना चाहिए, शब्दों के अंदर तालमेल सही होना चाहिए। ऐसा ना कि मतलब जो सेंटेंस आपने जो पूरा लिखना जा रहे थे पूरा वाक्य, उस वाक्य को अधूरा छोड़ के दूसरा वाक्य ऐड कर दिया,
है ना। और आपने शब्द भी गलत लिखे हैं, ठीक है, शब्द में आपको मात्राओं का पता नहीं है, आपको फुल स्टॉप का पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क का पता नहीं है, कोमा का पता नहीं है, इन्वर्टेड कोमा का पता नहीं है, कहाँ हाईलाइट करना है, कौन अंडरलाइन करना है, ये पता नहीं है। और इंग्लिश के साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो आप इस पे भी ध्यान रखना है कि आपको ना, ठीक है, जो वर्ड का करेक्शन है, जो सही स्पेलिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप कुछ लिखें ना, तो कीवर्ड का भी यूज करें आप। ठीक है, तो कीवर्ड का भी आपको यूज करना है सर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेते हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे वाटर शेड हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, तो ये टिपिकल वर्ड्स होते हैं। वाटर डिवाइड हो गया, जल विभाजक जिसे कहते हैं, ये टिपिकली चीजें हैं। पठार क्या होता है, ये बेसिक चीजें जो जिसे कीवर्ड के रूप में हम लिख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप कंक्लूजन देना, क्योंकि तीन चीजें बताई हैं, इंट्रोडक्शन तो हो गया, और ये सारी की सारी चीजें हमने बॉडी में है, क्योंकि पूरा का पूरा आंसर राइटिंग तीन में जाएगा, इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी हो गया, और फिर कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन कैसे शब्दों में देना आप पसंद करते हैं अक्सर? तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कैसे कंक्लूजन आप लिखते हैं अभी तक जो भी आपने लिखा है। हालांकि मैंने अभी तक चेक नहीं करे आपके आंसर राइटिंग को, लेकिन अभी तक आपने जो भी XYZ लिखा होगा उसमें कंक्लूजन दिया ही नहीं दिया आज तक आपने। तो सीधी सी बात है कि इसमें जब कंक्लूजन आप देंगे ना, तो कंक्लूजन में सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है, बड़ी सिंपल, बड़ी साधारण सी लैंग्वेज यूज करनी है, और उसको बड़े बड़े पॉइंट्स में आप लिख देंगे। आप जब कंक्लूजन दे रहे हो तो अपना होना चाहिए, और बड़े साधारण तरीके से, बड़ा सिंपल भाषा में आप लिखें उसको, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। और सीधी सी बात है कि उसको मेन पॉइंट्स में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यही सबसे बड़ा आता है कि जब सर अगर हम अपने आंसर राइटिंग में ठीक है पैराग्राफ में लिखते हैं तो क्या करना चाहिए। देखो, फैक्ट्स जब आपके पास आए उसे पैराग्राफ में आप लिखना चाहते हैं तो डेफिनेटली लिख सकते हैं। और जो फैक्ट्स होते हैं उसको बुलेट पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, और ये कॉम्बिनेशन बना के भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों चीजों पे काम हो सकता है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अगर आप फैक्ट बेस्ड आंसर देना चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और वो पैराग्राफ बनाया जा सकता है। और यही है कि जब आप लिख रहे हैं तो भाई सीधी सी बात है कि हमें हार्ड टू इजी की तरफ नहीं जाना है, इजी टू हार्ड की तरफ जाना है। जब आप लिखें तो ये भी याद रखें कि हमारा जो भी, ठीक है, पूरा का पूरा पैराग्राफ होगा वो इजी टू हार्ड की तरफ जाएगा। खतरनाक सेंटेंस को शुरुआत में ना पेले। ठीक है, शुरुआत में बहुत हल्के और साधारण वाक्य रखें, उसके बाद धीरे धीरे टफ की तरफ जा सकते हैं, ताकि टीचर भी समझे कि हाँ बच्चा, ठीक है, वाकई, ठीक है, चीजों को समझता है, इजी टू हार्ड की तरफ गया है, इजी टू मीडियम की तरफ गया है, बच्चा डायरेक्ट हार्ड टू मीडियम की तरफ नहीं गया है। ताकि जब पढ़ने वाला स्टार्टिंग में मत्था ना मारे कि यार इसमें लिखा क्या है। तो इन चीजों को हमें याद रखना है कि ठीक है, बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड वाला हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ होना चाहिए, पूरा आंसर होना चाहिए, और इजी टू हार्ड की तरफ हम जाएं तो वो बेहतर रहेगा, ना कि हार्ड टू इजी की तरफ जाएं। यही सारी की सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब ये होता है कि सर जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं जो 10 नंबर के भी होते हैं, 15 नंबर के भी होते हैं, 20 नंबर के भी होते हैं। तो सर हमें इसमें क्या क्या सोचना है, कैसे कैसे काम करना है, और कितना एक समय हमें एक क्वेश्चन पे देना चाहिए, और एक क्वेश्चन का आंसर देते समय हमें कितना, ठीक है, उस पर ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए एक वर्ड होता है, एक वर्ड पर हम कितना लिखें, मतलब वर्ड की लिमिट भी होती है, समय की लिमिट होती है, तो हमें एक क्वेश्चन पे कितना समय देना है, ये बेसिक सी चीजें हैं। तो अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तो इसको प्रैक्टिस की जाए तो इस पर टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है। जैसे कि 10 क्वेश्चन, आई मीन 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, कसम खा के बैठते हैं कि नहीं, इसे हम 10 से 15 मिनट में सोल्व करेंगे, लेकिन वो ज्यादा एक्सेस हो जाता है। मेरे अनुसार ठीक है, 10 मिनट से पहले पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आपका क्वेश्चन 7 मिनट से 10 मिनट के बीच में सोल्व हो जा रहा है, ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन मिनिमम आप 7 पे खत्म कर देते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो ये तो मान लीजिए अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं। अगर 7 से 8 भी चला जा रहा है तो ये भी बहुत अच्छा टाइम होता है कि 10 नंबर के क्वेश्चन को आपने इतने समय में फिनिश कर दिया है, क्योंकि एक 150 वर्ड का होता है, और 150 वर्ड लिखने में आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। लेकिन आप डायग्राम वगैरह बनाते हैं तो उसमें हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। तो मेरे हिसाब से मिनिमम 7 मिनट आप इसमें लीजिए। ठीक है, और मैक्सिमम 10 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, बल्कि 10 से नीचे ही रहना चाहिए। 7-8-9 मिनट का इनफ टाइम होता है, इससे हमें आप कवर कर सकते हैं। और 150 वर्ड लिखने होते हैं, इसमें आप मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं डायग्राम बनाने के बाद ना
1.5 से 2 पेज भर देते हैं, लेकिन 2 पेज की तरफ हमें जाना नहीं है। मिनिमम से मिनिमम 1 पेज होना चाहिए, और अधिक से अधिक कुछ ऐसा डायग्राम आ रहा है कि बहुत बड़ा डायग्राम बन जा रहा है वो, तो 1.5 पेज तक चला जा सकता है। अदरवाइज वो बिलो 1.5 पेज तक ही नीचे रखिए, आप उसे 1 पेज पे सिमटाने की कोशिश कीजिए, 150 पेजेस को, मतलब 150 वर्ड के क्वेश्चन को। और ज्यादा टाइम इस पे खर्च नहीं करना है, बिलो मिनिमम 7 मिनट्स आपका चाहिए उसके अंदर खर्च होना मांगता है, इतना लगेगा भी तो 7 मिनट के अंदर आपको कंक्लूड कर लेना है। अगर 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं तो वो 10 से नीचे नीचे आपको खत्म करना है हर हाल में। ऐसे ही 10 से 15, जैसे 15 नंबर के भी क्वेश्चन होता है, जिसमें करीब करीब 150 नंबर या 200 वर्डों का वो होता है। तो उसमें भी आपको याद रखना है कि सर इसमें क्या करना है। इसमें भी वही है, ठीक है, कि आप करीब करीब 102 पेजेस लीजिए। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो करीब करीब इसे 12 से 15 मिनट के अंदर आप उसको फिनिश कर देना है, ठीक है। 12 मिनट बहुत सफिशिएंट टाइम होता है 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, मैक्सिमम टाइम है। मिनिमम उससे पहले भी खत्म कर सकते हैं, और ज्यादा इसमें टाइम पेजेस खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 200 शब्द आपको लिखने हैं। उन 200 शब्दों में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 पेज में आसानी से इसको कर सकते हैं। ज्यादा ही आपका मन लग रहा है तो 2 पेज की तरफ जा सकते हैं, यानी कि 1 से 2 पेज के अंदर ये क्वेश्चन भी सोल्व किया जा सकता है। और रही बात 20 नंबर के क्वेश्चन की, तो उसमें करीब करीब 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है, ठीक है। उसमें भी आपको करीब करीब मैक्सिमम 3 पेजेस तक भरने की संभावना होती है, लेकिन बच्चे उससे पहले ही कंक्लूड कर देते हैं, यानी कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 पेजेस के बीच में उनका आंसर समाप्त हो जाता है, जो 200 से 250 वर्ड का होता है। हालांकि वर्ड तो ज्यादा मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 2 पेजेस से पहले इसको कंक्लूड कर देते हैं। लेकिन आप कोशिश करना कि आप उसको सुंदर तरीके से लिखें, फ्लो चार्ट, डायग्राम, फैक्ट्स, ठीक है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें। बुलेट पॉइंट्स पे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, और आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और जो आप लिख रहे हैं बराबर वो जो सेंटेंस होते हैं बराबर गैप होना उसके बीच में मांगता है, ठीक है, चाहिए, जिससे आपका जो आंसर है बहुत ब्यूटीफुल लगे देखने में। तो मे बी 2 से 3 पेजेस आपके उसमें फिलअप हो जाते हैं, ठीक है। 200 से 250 वर्ड्स का ये क्वेश्चन होता है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि हमें इस तरह से चीजें आगे बढ़ानी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस करी है, और साथ में आप जानते ही हैं कि क्या क्या हाल है हमारे पूरे के पूरे इस चीजों का। तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ चीजों के बारे में कि ये कैसे कैसे कंप्लीट करना है, और जो कहाँ कहाँ हमें बुक्स पढ़नी है और कहाँ कहाँ हमें बुक्स नहीं पढ़नी है। तो ये पूरा का पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो हमने चीजें सीखी, कैसे कैसे आगे बढ़ेगा कोर्स, कैसे आगे आगे नहीं बढ़ेगा, कैसे कैसे क्लास चलेंगी, कितने टाइम तक क्लास चलेंगी, ठीक है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है फी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं फी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सभी को, ठीक है। तो ये फी का एक बहुत बड़ा इशू मुझे लग रहा है अब नहीं है, सबको क्लियर हो गया फीस का। जी सर। अमन, दानिश, आज अंशुल नहीं दिखाई दे रहा आज। मैसेज किसने करा है? अरे बोल भी तो सकते हो नालायक हो, मैसेज लिख के मानोगे क्या? हम्म। अमन, जीएस बस का नहीं हुआ, बाकी तो हो गया सबका। ठीक है, तो आपको केवल जीएस करना, तो उसका फी आपको बताना था। हाँ सर। और दानिश को भी जीएस करना है ना? यस सर। ठीक है, चलिए, सबको जीएस करना है तो आपको बता दी जाएगी फी, ठीक है। इसका फी ठीक है 15,000 रहने वाला है। जीएस का फी जो होगा वो 15,000 होगा। तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि अभी मेरे ग्रुप में, ठीक है, जो बच्चे ऐड हो रखे हैं उसमें कितने बच्चे जीएस ले रहे हैं और कितने बच्चे ऑप्शनल ले रहे हैं, ताकि एक आइडिया हो जाए, ताकि फिर एक रैंडमली मैं प्रॉपर एक क्लास स्टार्ट करूँ एक। जो कंफर्म एडमिशन है, ठीक है, वो मुझे पता चल जाए कि हाँ ये बच्चे कंफर्म हो चुके हैं, अब फिर आप रेगुलर क्लासेस कर सकते हैं, तो 1-2 क्लासेस हम डेमो में डाल देंगे। अमन, नितिन। बोलते तो सभी है सर, लेकिन अब देखिए क्या होता है। ठीक है, इसमें नितिन तो कंफर्म हो चुका है, ठीक है, और इसमें अब ये 2 बचे हैं, ठीक है। और नितिन के अलावा, नितिन और कौन थे? कोई और भी है क्या जो अंशुल ऑप्शनल के था लिए थे? और एक मौर्य थी सर। अंशुल, ठीक है, और एक मौर्य लड़की भी थी। लड़की थी, क्या नाम था उसका? किरण वो करेगी ऑप्शनली। किरण, ठीक है, ये हो गया, और एक और भी है कोई?
नितिन, अंशुल, किरण, एक को बता रहे थे आप शायद, मेरे ख्याल से प्रणव वगैरह था कोई, या हाँ, अर्चना थी। कॉल तो कर रहा था बहुत दिन से ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। अब तो आता भी नहीं क्लास में, सब चीजें भी उसको भेज दिया गया है। सो के ये वही तो नहीं है जो लेट तक सोता है ये। चलो ये तो स्टूडेंट्स हमारे ऑप्शन के हो गए, अब जीएस पे आप बात करते हैं। जीएस में कौन कौन स्टूडेंट है जरा मुझे बता दो फटाफट। अमन, यस सर। यू आर द, ठीक है। यस। एक आप हो, और दानिश यस सर। आप हो, यस सर। ठीक है। और है कोई जीएस के? तो अभी तो कोई नहीं है। अभी ये बच्चे हैं सारे के सारे, चलिए इसको भी हम तो अभी फिलहाल आपका कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मैंने फी क्लियर कर दिया है, इतना फी रहने वाला है, उसमें क्या क्या हम काम करेंगे, ठीक है, वो भी आपको बता दिया गया है। और रही बात जीएस वालों की, जीएस वालों को क्या नहीं पढ़ना है वो समय के साथ आपको बता दिया जाएगा, कौन सी क्लास आपके लिए नहीं है, ठीक है, और कौन सी क्लास आपके लिए है वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर जीएस का देखेंगे तो हमें इसमें मैक्सिमम, जैसे कि जीएस हम पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ा अच्छा सा वर्ड दिया गया है, ठीक है, हालांकि वो पीटी में भी दिया गया है। प्रीलिम में एक लाइन है कि इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, मतलब दो लाइन के अंदर उन्होंने पूरा ब्रह्मांड खत्म कर दिया, पूरी ज्योग्राफी खत्म कर दी। अब इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, उसमें सब कुछ ही पढ़ोगे, आप कुछ छोड़ना थोड़ा है उसमें थोड़ी है, ठीक है, बस एक्सेप्ट बिल्कुल। थियरीज आप छोड़ दीजिए। उसमें उसने फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी कह दिया प्रीलिम के लिए, इसमें क्या पढ़ोगे, फिजिकल तो सब कुछ होता है, उसमें क्लाइमेट भी है, उसमें एनवायरमेंट भी है, उसमें ओशन भी है, ठीक है, उसमें जियोमॉर्फोलॉजी भी है, और उसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी ऐड कर दिया। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में क्या है, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी भी है, कम्युनिकेशन ज्योग्राफी भी है, उसमें इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी भी है, उसके अंदर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में तो सब कुछ आ जाता है, ठीक है। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंडिया का भी पढ़ना है आपको, वर्ल्ड का भी पढ़ना है, यानी कि इंडिया के रिसोर्सेज भी हैं, संसाधन भी हैं, संसाधनों का मैनेजमेंट भी है, सारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आ जाता है। तो ये प्रीलिम की दो लाइनें बता के उन्होंने कहानी का अपनी समाप्त कर दी। अब बच्चे एक्सप्लेन करते रहो, समझते रहो उसमें क्या हो सकता है। जीएस की तरफ जो मूव ऑन करते तो जीएस के अंदर भी उन्होंने यही कह दिया कि भाई सैलिएंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी लाइए, की नेचुरल रिसोर्सेज लेकर आइए अक्रॉस द वर्ल्ड, वो सारी चीजें आ जाती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। फिर फैक्टर्स पूछ लिए लोकेशन का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एक्टिविटीज जो सारी की सारी हैं वो भी सारी सारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आती है। तो इनको हम कैसे कह सकते हैं कि इनको छोड़ दें, जो कि प्योर ऑप्शनल वाला ही पार्ट नजर आता है। इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फेनोमिना है वो सारी के सारी ले लीजिए, डिजास्टर ले लीजिए, जितने के जितने आ रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट ले लीजिए, वॉल्केनिक, सुनामी, अर्थक्वेक, साइक्लोन, ये सब के सब हम तो पढ़ते ही हैं डिटेल के अंदर। ज्योग्राफिकल फीचर्स भी हैं, ठीक है, भारत का ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है, ठीक है, आसपास का जो, ठीक है, जो नेबरहुड है वो कैसा है, फ्लोरा फौना कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, और जो पॉलिसीज कहते हैं, करंट इश्यूज कहते हैं, वो सारी की सारी चीजें इसमें हमें देखने को मिलती है, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और ये बात जीएस थर्ड वाला पेपर आप देखेंगे उसमें टेक्नोलॉजी का है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, बायोडाइवर्सिटी का है, एनवायरमेंटल का है, सिक्योरिटी का है, डिजास्टर का है, मतलब उसमें इतनी सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अगर इसे भी डिफाइन करने लगे ना हम तो इतना सारा चीजें निकल के आएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर अलग निकल के आ जाएगा, उसे पढ़ लीजिए आप, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी की सारी चीजें। जैसे हाल ही के वर्षों में आप देखोगे तो यूपीएससी का ध्यान जो गया है वो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क पर ज्यादा गया है। जैसे मुंद्रा पोर्ट से क्वेश्चन पूछा था कि काम राजा, ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट, यानी कि आजकल वो रोड्स पर, पोर्ट्स पर, रेलवे पे से ज्यादा ध्यान लगा रहा कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। तो हम जनरली पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि ट्रेंड हमें समझ में आ जाए ना तो हमारी जो तैयारी होती है वो थोड़ी आसान हो जाती है, ठीक है। खाली अगर क्लास के नोट्स पे बैठे रहना और कुछ ना देखना, और टीचर की जो दूसरी बातें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट सजेशंस होते हैं उनको दरकिनार कर देना, वो भी थोड़ा गलत हो जाता है। तो सारी की सारी चीजें आपको बड़े ध्यान से रखनी है और समझनी भी है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई सभी को? यस सर। कुछ स्टार्ट करें अब? यस सर। मैं अपनी पसंदीदा घड़ी पहन लेता हूँ। बारिश हो रही है तुम लोगों की तरफ भी? हम्म। पता नहीं सर, अभी घर के बाहर नहीं निकले। नहीं हो रही है इधर। बा, बारिश शुरू हो गई है, बारिश शुरू हो गई है।
तो अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके बाद तुम्हें, ठीक है, पार्टिसिपेट करना है धीरे धीरे, ठीक है। नहीं हो रही है तो सर बारिश हमारे तरफ। हमारे यहाँ तगड़ी हो रही है भाई, नेहरू यार, भयंकर वाली हो रही है, और अच्छा मौसम हो रहा है। उस दिन नहाने की मत चले वजह जाना अरे से बिल्कुल भी। एब्रॉड में रहता है ना नितिन, इसलिए नहीं हो रही उसके यहाँ। कहाँ रहता है ये? एब्रॉड में। ओहो। रहने दे भाई नितिन। अब। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। टॉपिक है हमारा ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो वन बाय वन आई विल आस्क सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको उसमें पे करना है, फिर उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे अपना मेन टॉपिक पे, इंडियन बाउंड्रीज। ठीक है, उसको हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ से कैसे क्वेश्चन को निकाला जा सकता है। ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। अच्छा, यस सर। भौगोलिक स्थिति के बारे में बता दीजिए भारत की भाई, जैसे भौगोलिक स्थिति होती है उस पर कैसे अगर समझा जाए भौगोलिक स्थिति को, तो कैसे आप इसको समझाओगे? लोकेशन कहाँ है, ज्योग्राफिकल लोकेशन भारत का? 8 डिग्री। सर गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ठीक है। बस थोड़ा एक्सप्लेन करो, बता, फैक्चुअल नहीं, ठीक है, थोड़ा सर एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। सर लोकेशन तो गोंडवानी लैंड में है। और बहुत बढ़िया, ये अमन कह रहा है ना? यस सर। ग्रेट। अच्छा अमन, ऐसा करो, जैसे भी हम टॉपिक स्टार्ट करें ना, एक बार फिर से बच्चों को मैसेज कर दो, क्या पता और बच्चे भी ज्वाइन कर लें। उसके बाद एक हेल्थी डिस्कशन स्टार्ट होगा आज। जरूरत पड़ी तो बोर्ड का यूज करूंगा, पूरा बोर्ड लगाया हुआ है मैंने बहुत बड़ा, ठीक है, पूरे रूम में बोर्ड ही बोर्ड लगे हुए हैं, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं फिर डायग्राम के थ्रू। एक बार मैसेज कर दो नितिन। सर कर दिया। हाँ ठीक है, कुछ मैसेज कर दो, क्या पता बच्चे फिर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि टॉपिक स्टार्ट हो गया है। सर कर दिया मैसेज। कर दिया, चलो देखते हैं कौन कौन ज्वाइन करेगा, कौन कौन नहीं ज्वाइन करेगा। हाँ, तो आप मुझे कुछ बता रहे थे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, बताइए। सर जो इंडिया का फिजियोग्राफी डिवीजन है, कहीं पे लैटिट्यूड है, कहीं पे कुछ है, तो हमारा हम्म, ऐसे ऐसे पूरा इंडिया का कहीं पे ज्योग्राफिकल फीचर्स अलग है, कहीं पे ट्रॉपिकल है, कहीं पे क्लाइमेट भी चेंज है हमारे यहाँ अलग अलग जगह पे। जैसे जनरली हम इस चीज को देखते हैं कि अगर भारत की भौगोलिक स्थिति की बात की जा रही है, तो जनरली हम देखते हैं कि पृथ्वी, और पृथ्वी को समझने के लिए विद्वानों ने उसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा है। अच्छा। और स्पष्ट रूप से समझने के लिए विद्वानों ने इस पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटा है, बराबर। अब इन गोलार्धों को, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों को आप ध्यान से देखेंगे तो 90 अक्षांश ऊपर, 90 अक्षांश नीचे, ऐसा बताया गया है। ठीक है, इन पे ही बड़ा सवाल है, बाद में डिस्कस करेंगे कि वाकई 90 होते हैं नहीं होते हैं। तो 90 डिग्री लैटिट्यूड्स ऊपर में मिलेंगे नॉर्थ में, 90 डिग्री लैटिट्यूड साउथ में मिलेंगे। उत्तर से दक्षिण जो इमेजनरी लाइन ड्रॉ की गई है, उन्हें जनरली देशांतर कहा जाता है, यानी कि लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, जो 360 है। अब ईस्टर्न जो पार्ट है, इसे ईस्ट यानी कि पूर्वी देशांतरीय या पूर्वी गोलार्ध कहा गया है, और जो बाकी जो वेस्ट की तरफ 180 है, उन्हें पश्चिमी गोलार्ध कहा गया है। अब हर देश जो उत्तरी गोलार्ध में है, उसे खास एक स्पेसिफिक डिजिट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, लेट और लॉन्ग के आधार पे। ऐसे ही जो दक्षिणी गोलार्ध में है, उनको स्पेसिफिक डिजिट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि ऐसे मान के चलिए आप, कोई देश अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो उसके जो डिजिट होंगे, डिग्री होंगे, वो एन से रिप्रेजेंट किए जाएंगे अगर वो लैटिट्यूड की बात कर रहा है। अगर वो देशांतर की बात कर रहा है, लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है, तो उसके डिजिट के आगे ई रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अब हमें यही आइडेंटिफाई करना है। अगर भारत की स्थिति को हम देखें तो भारत क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी कि इससे साबित हो जाता है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में मौजूद है, बराबर। ठीक है,
ठीक है, भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में मौजूद है। लेकिन जैसे हम देशांतरों की तरफ जाते हैं तो देशांतर में हम देखते हैं कि भारत का जो देशांतर है वो 97-25 है, 97°25' ईस्ट लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से हमें समझ में आता है कि जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में भी है। ठीक है, तो भारत कहाँ हो गया, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में स्थित है। ये एक हमें जनरल लोकेशन हमें समझ में आती है, बराबर। तो स्थिति कहाँ पर होगी, भौगोलिक स्थिति। ठीक है, हमने एग्जैक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लिया है कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध के, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में स्थित है। अब देखेंगे ध्यान से तो पता चलता है कि पूरी की पूरी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप मौजूद हैं। कहाँ पर, कितने महाद्वीप मौजूद हैं, 7। इन 7 महाद्वीप पर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो एशिया है, जो एशिया महाद्वीप है, हेलो, यस सर। जो भारत है वो जनरली एशिया महाद्वीप का भाग है। भारत एशिया महाद्वीप का भाग है, और इस एशिया का जो विस्तार है आप देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में भी है और उत्तरी गोलार्ध में भी है, लेकिन इसका अधिकतर जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में है। अधिकतर जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में है। हर महाद्वीप को 4 दिशाओं में बांटा जाता है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व में। ठीक है, अब इसके आधार पर अगर देखा जाए तो भारत को स्थिति को समझ में आता है कि भारत जो है वो एशिया के दक्षिण में स्थित है। किसमें स्थित है, दक्षिण में स्थित है। गेटिंग माय पॉइंट, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अब यहाँ से हमें समझ में आ जाता है कि एग्जैक्ट लोकेशन भारत की क्या निकल के आ गई। भारत की एग्जैक्ट लोकेशन निकल के आती है कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और ये पृथ्वी के उत्तरी भाग में है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में स्थित है। समझ में आ जाता है। अब आते हैं थोड़ा और, कि जिसने अभी अमन ने कहा कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है, देयर इज नो डाउट, हाँ है। ठीक है, भारत का जो दक्षिणी भाग है जिसमें प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ठीक है, जो एशियन या ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होकर, ठीक है, उत्तर की तरफ यात्रा करके यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, और टकराने के कारण 2 और लैंडफॉर्म स्थापित हुए या बने, जिसमें हिमालय कहते हैं, जिसे महान हिमालय कहते हैं, और महान मैदानी भाग कहते हैं। तो इन 2 भागों का निर्माण हुआ है। तो जनरली आप देखेंगे कि हियार्की बन जाता है कि पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है, मैदानी भाग है, फिर ठीक है प्रायद्वीपीय भारत है। तो इन चीजों को समझ में आता है। तो ये हमारी एग्जैक्ट लोकेशन हो चुकी है। अभी जो भारत है, जनरली भारत को अब ध्यान से देखें तो पता चलता है इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपमहाद्वीप। इंग्लिश में कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। कोई बता सकता है मुझे उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? इंडिया का जब जो तक लोकेशन है सर, तीनों तरफ से पानी से वो घिरा हुआ है। बोलते चलो, रुकना नहीं। बोलते चलो। सर जो इंडिया का लोकेशन है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, या नीचे इंडियन ओशियन। तो ओके, जिस ठीक है, और अंडमान और निकोबार, इसके बाद मालदीव और इंडियन ओशन, ये तीनों तीनों तरफ से घिरा हुआ है सर। अंडमान निकोबार और मालदीव, मालदीव, मालदीव और इंडियन और ओशन। इंडियन ओशन। आर यू श्योर? दानिश, कुछ बताओ इनको भाई। सर क्योंकि हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट हर तरह के पाए जाते हैं, इसलिए हमारे इंडिया को सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं सर। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर तरह के लगभग क्लाइमेट पाए जाते हैं अपने इंडिया में। कहीं पे ठंड है तो कहीं पे गर्म है, और बाकी इसका जियोग्राफिक डिवीजन भी सब अलग अलग जगह पे अलग अलग है। अलग अलग नितिन, क्लाइमेटोलॉजी। नितिन, जी सर। हाँ, कुछ अभी दानिश ने बताया, कुछ कहना चाहोगे? और सही कह रहे हैं सर, तीनों तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है, और जिसके कारण क्लाइमेट में काफी वो डिफरेंट डिफरेंट यानी डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में। लुक, अच्छा लगा आपने एक्सप्लेनेशन दिया, बोले भी अच्छा लगा। इसमें जलवायु वाला पॉइंट हम एक ले लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, इन अगर उन चीजों को, और स्पेशली श्रीलंका को भी ले लेते हैं, इन देशों को आप देखेंगे तो इनका जियोलॉजिकल भूगर्भिक इतिहास, जलवायु, वर्तमान इतिहास, और जो प्राचीन इतिहास है वो देख लीजिए आप। भौगोलिक स्थितियां देख लीजिए आप इसमें, और इनकी संस्कृति, कल्चर देख लीजिए आप, भाषा देख लीजिए आप। तो कहीं ना कहीं आपको मिलता जुलता नजर आता है। ट्राइब्स, जनजाति देखेंगे तो
ऐतिहासिक रूप से वर्तमान ठीक है परिदृश्य में आप देख लीजिए, या जलवायु दृष्टिकोण से देख लीजिए, या भूगर्भिक इतिहास की दृष्टि से देख लीजिए, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, या फिर कहते हैं धर्म, भाषा, जात, ठीक है, इसके आधार पे देख लीजिए, त्योहार देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये सब एक जैसे ही नजर आते हैं। इस आधार पे इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। रही बात नीचे मालदीव की, अंडमान निकोबार की, ये अनदर लोकेशन है, दीज आर द फिजिकल पार्ट, ठीक है, ऑफ इंडिया। तो इसमें मेजरली चीज क्या समझ में आती है? मेजरली चीज ये समझ में आती है कि इसमें सांस्कृतिक, ठीक है, जिसमें धर्म है, भाषा है, जात है, सारी चीजें, इसमें ऐतिहासिक, ठीक है, भूगर्भिक इतिहास, इसमें जलवायु, ठीक है, ये और जो इनका ज्योग्राफिकल फीचर्स है, ठीक है, और जैसे जलवायु भी है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं आप, मिट्टी भी है, तो ये सब एक जैसी ही नजर आती हैं, सिमिलर नजर आती है। तो इस आधार पे हम इन्हें क्या कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। और बाकी इसमें कोई चीज हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। इस भारतीय उपमहाद्वीप में भारत का नाम क्यों है? क्योंकि भारत का नाम इसलिए है क्योंकि भारत एक महत्वपूर्ण स्थिति पर है। भारत एक महत्वपूर्ण स्थिति पर है, बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन है, और इस सारे के सारे देशों में भारत सबसे बड़ा है, विशाल है, और भारत की जनसंख्या भी विशाल है, ठीक है। ये चीजें हो जाती है, इसलिए इसको भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये अनदर स्पेशल फीचर्स है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि अफगानिस्तान भारत आई मीन पाकिस्तान भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, और अफगानिस्तान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके अलावा भूटान है, चीन है, नेपाल है, ये एग्जैक्टली आपको क्या मिलेंगे? उत्तर में मिलेंगे। और म्यांमार और बांग्लादेश आपको भारत के पूर्वी भाग में मिलेंगे। और श्रीलंका आपको कहाँ मिलेगा? भारत के कौन से भाग में स्थित है? साउथ इंडिया तो एग्जैक्टली बेस। exactly. ठीक है, अब ये है। और रही बात इनकी कि भारत, देखो भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपी भारत कहा जाता है। यानी कि ऐसा स्थल खंड जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिसुला कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा एक वर्ड और आता है, कैप ऑफ गुड होप, जिसे आपने वर्ड सुने होंगे, जिसमें कैप है। ये कैप क्या होता है? बहुत एक छोटा वर्ड होता है, लेकिन ये भी तीन ओर से जल से घिरा होता है, इसको भी हम ये कहते हैं। जैसे कि अपने भारत में दक्षिणी पॉइंट का नाम सुना होगा, जिसे जनरली क्या कहते हैं? कैप कैमोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप कैमोरिन। सुना है ना आप नाम कन्याकुमारी के पास जो कैप कैमोरिन है? यस सर। यस। उस कैप का मतलब भी पेनिसुला ही होता है, जो तीन ओर से जल से घिरा होता है। तो भारत की विशाल स्थिति तो है ही, और साथ में ठीक है आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी भी है, अरब सागर भी है, और हिंद महासागर भी है। ठीक है, भारत के दक्षिण में जो बड़ा विशाल सागर है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जनरली हिंद महासागर कहते हैं। वो भारत के नाम से ही रखा गया है। और उसके पास दो मार्जिनल सी हैं, ठीक है, अरब सागर के रूप में है, और एक बंगाल की खाड़ी के रूप में है। जल्दी से बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, और एक को सी कहा जाता है। तो इस तरह से चीजें विभाजित की गई है, इस तरह से चीजें समझाई गई है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि जैसे कि जनरली जो पॉपुलेशन का दृष्टिकोण है अभी हाल ही में भारत का, उस पॉपुलेशन को लेकर कोई खास हमारी रैंक है, कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे पास हो कि दुनिया में क्या है, कहाँ की कितनी सारी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं? जो क्या इंटरनेशनल पूछा आपने? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनके अकॉर्डिंग तो हम रैंक 1 पे हैं। यूनि का भी रिपोर्ट के अनुसार रैंक 1 पे, लेकिन इंडिया में सेंसस हुआ ही नहीं है अभी, तो इंडिया ने अपनी रिपोर्ट अभी जारी किया नहीं है। तो अब ये है कि मानेंगे किसको, उससे भी मान रहे हैं, लगा रहे हैं आशा। जैसे इंडियन इंडियन का ही ज्यादा मानेंगे हम, इंडिया का ही सेंसस, इंडियन का डॉक्यूमेंट्स इज वैलिड। अमन? तो वो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, कुछ तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने हैं, बताइए आप। सर अभी तक अपने भारत में 2011 के सेंसस के हिसाब से चला जा रहा है पॉपुलेशन में, क्योंकि अभी तक बराबर। सेंसस आया नहीं है। बराबर। ठीक है। और सर 125 करोड़ तब थे, मतलब 2011 के सेंसस के हिसाब से 125 करोड़ थे। अब तो बढ़ गए 121 होंगे, करोड़। 140 के 121 करीबन करोड़ करीबन। हम्म।
सर ये बराबर जो हो सकता है। सर प्रेजेंट टाइम पे। सर ये जो सेंसस हाँ। कंडक्ट करवाता है हम्म। ये कंडक्ट करवाता है सर अपने इंडिया के अंदर। लाइव ट्रैकिंग डेटा चलता है, जून ने वहां से डेटा लिया होगा और एस्टिमेट लगाए जाते हैं कुछ, जैसे हमारा सर इसे नेशनल फैमिली। इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करता है ना। हम्म। इलेक्शन कमीशन ही इसको कंडक्ट करता है ना, सेंसस को। नहीं 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 भाई। पॉपुलेशन सर, नहीं नहीं क्योंकि नहीं। सर क्योंकि एनएसओ एनएसओ करता है। एनएसओ, यस। नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो डेटा बताना है मुझे भी भारत की जनसंख्या के बारे में, कि कुछ ऐसे अगल बगल के देशों में, ठीक है, कौन सा अचीवमेंट हमने हासिल कर लिया है, कुछ ऐसा। किन देशों से हम आगे हो चुके हैं, एशिया, साउथ एशिया में हमारा क्या रोल है, एशिया में हमारा कौन सा पोजीशन है, वर्ल्ड में हमारा कौन सा पोजीशन है, ये सारी चीजें बताइए थोड़ा सा। वर्ल्ड में तो पोजीशन इंडिया है में सर अपना। इंडिया में सर तो हम तो नंबर 1 पे पॉपुलेशन पहुंच गए, क्योंकि चाइना पहले था, चाइना को हमने पीछे कर दिया सर। बराबर। इंडिया इज टॉप मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री। ग्रेट। अच्छा, एशिया में कौन सा नंबर आता है हम लोगों का? एशिया में सर फर्स्ट ही नंबर आएगा। ग्रेट। ठीक है, एशिया में हमारा फर्स्ट आएगा। वर्ल्ड का फिफ्थ आएगा सर। वर्ल्ड में? फर्स्ट या थर्ड? थर्ड नहीं, फिफ्थ। अरे भाई फर्स्ट ही आएगा। इंडिया में अरे कौन। वर्ल्ड में। सर इंडियन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार देखेंगे, अकॉर्डिंग देखेंगे तो अभी चाइना ही है। फिफ्थ। और यूनिक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम भारत चला है। तो सीधी सी बात है, तो दुनिया में अगर चाहे, मतलब अगर एशिया में हम नंबर वन है, तो फिलहाल से सीधी सी बात है, दुनिया में भी हम नंबर नंबर वन। वन है। ठीक है, चलिए, पॉपुलेशन का बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है, पढ़ेंगे इसे जब डिटेल से डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, तब इसको देखेंगे अच्छे से। ठीक है, कि क्यों है, कैसे कैसे बढ़ रहा है, उसके बेनिफिट्स क्या है, और ज्यादा पॉपुलेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? ये ज्यादा सर पॉपुलेशन होने से ये होता है कि इकोनॉमिक इकोनॉमिक जो होते हैं ज्यादा वो बढ़ता है। तो सर जैसे टैक्स पॉपुलेशन वगैरह ज्यादा कलेक्शन पॉपुलेशन होंगे। ही सर पॉपुलेशन ही मतलब, किसी कंट्री के लिए अच्छा होता है सर, अगर उसको लेबर फोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए। हाँ, करेक्ट। ज्यादा पॉपुलेशन मीन्स ज्यादा लेबर फोर्स, ज्यादा वर्क फोर्स, ठीक है, ज्यादा बड़ी मार्केट, ज्यादा डिमांड, फिर ज्यादा सप्लाई, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, बस बशर्ते ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्शन है, वो ईमानदारी से रहे तो, है ना। तो ये रिसोर्सेज का है और अपॉर्चुनिटी का, ये बड़ा बड़ा इशू बन जाता है, अगर ये टाइम पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, सही समय पर हो रहे हैं, और सही इंसान को, सही व्यक्ति को हो रहे हैं, तो फिर ये जो डिमांड है, जो सप्लाई है, जो वर्क फोर्स है, ठीक है, जो कि लेबर क्लास है, मतलब जो स्किल क्लास है, सेमी स्किल्ड क्लास है, उसको काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर ये समय पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं, तो फिर एक तरह से जो दूसरा इन्फ्लेशन और जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो एक पार्ट होता है, वो कहीं ना कहीं का जो गैप होता है, वो ज्यादा देखने को मिलता है, जो अनरेस्ट क्रिएट होता है। ये बेसिक चीजें हैं। तो ये है कि सही समय पर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, सही सही समय पर, ठीक है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, और सही समय पर जो सिलेक्शन वगैरह होते हैं वो देखने को मिले, सही समय पर पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो जाए, ठीक है, हर कोई व्यक्ति अपने जिम्मेदार बने और जिम्मेदारी से ना काम करे, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा एक वरदान साबित हो सकता है, पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन। ठीक है, अब जिनके पास पॉपुलेशन नहीं है, देखो वो एजिंग प्रॉब्लम से, एजिंग पॉपुलेशन से अपना, और एजिंग पॉपुलेशन का शिकार हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जापान ले लीजिए आप, पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, बड़ा इशू है वहाँ, ठीक है, वर्कफोर्स की कमी है। चाइना ले लीजिए, चाइना चाइना के अंदर भी एजिंग पॉपुलेशन हो रहा है। कहा जाता है कि कुल पॉपुलेशन का 16%, अगर अगर पॉपुलेशन का 60 साल से ज्यादा है, तो वर्कफोर्स डिक्लाइन करेगा, बहुत बड़ा संकट है। तो चाइना तो उसके आसपास ही घूम रहा है। और हमारा भी आप देखेंगे, करीब करीब या तो यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो हमारी कुल पॉपुलेशन में लगभग लगभग 9 से 10% के आसपास है 60 साल के जो व्यक्ति का जो रेशो है। लेकिन 16 पार करने के बाद तो वो एकदम जैसे बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, लेकिन वो एजिंग पॉपुलेशन का शिकार हो रहे हैं, और जनसंख्या बूढ़ी हो रही है, दूसरा सोल्यूशन नहीं है, तो वो लेबर को इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई आइए हमारे यहाँ काम कीजिए, तो लोग वहाँ काम करने के लिए जा रहे हैं। तो ये बेसिक चीजें होती हैं। अभी हमारा दुनिया का यंगेस्ट नेशन है इंडिया, और यंगेस्ट माइंड भी है, तो उस ब्रेन को ड्रेन ना होने दिए जाए। ब्रेन ड्रेन हो जाता है ना, जैसे युवा पढ़ लिखने के बाद देश चला जाता है, दूसरे देशों के लिए काम कर रहा है, वही काम अपने देश में भी कर सकता है, अगर उसे सही अपॉर्चुनिटी मिल जाए।
सही समय पर सही सैलरी मिल जाए, तो वो चीजें देखी जाती हैं। और हाई कंपटीशन है मिसमैनेजमेंट की वजह से, ये सारी चीजें हैं। चलिए कोई बात नहीं, इस पर तो बाद में भी चर्चा करेंगे हम। ठीक है, अब आता फार्देस्ट पॉइंट। एनीवन जो बता सकता है कि भारत के जो अंतिम बिंदु है, खासकर उत्तर वाला, उसके बारे में कोई आइडिया? भारत का अंतिम बिंदु को कहा जाता है एक तरह से इंदिरा कॉल। क्या कहा जाता है? इंदिरा कॉल। नाम सुना है इंदिरा कॉल का? हाँ, इंदिरा कॉल यस कहा सर, जाता है। और इंदिरा, नागालैंड में। हाँ, कहाँ पर? अरे सर, अंडमान निकोबार में। और नागालैंड निकल नलायको, गया। नार नलायको। लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर, जिसे लद्दाख भी सॉरी, शामिल, कहाँ है वो? ठीक है, सॉरी, कहाँ है वो? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, कश्मीर। जो जनरली अब लद्दाख में है, वहां है ये। इंदिरा कॉल, वो जो आप कह रहे हैं वो इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो अब इसमें दो चीजें समझ में आती है सर। ये जो पॉइंट बना हुआ है, फार्देस्ट पॉइंट, जिसे इंदिरा कॉल कहते हैं, जो जेएनके में है, ठीक है, जिसका जहां पर जनरली इसको ट्री पॉइंट भी कहते हैं। तीन देशों की सीमाएं आकर वहां मिलती हैं, तीन देश है वहां पर, पाकिस्तान है, चाइना है, इंडिया है। ठीक है, जो इंदिरा कॉल है वहां पर, ये कहाँ है एक्चुअल में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों है वहां पर, और इसका लोकेशन क्या है? अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा, जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है और जो टोटल रिपोर्टेड एरिया है, जो टोटल रिपोर्टेड एरिया है, ये वहां मौजूद है, नियर सियाचिन। ठीक है, अब नियर सियाचिन के आसपास का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ नुब्रा वैली भी है। ठीक है, और वहाँ खारदुंगला पास भी है, जो हाईएस्ट मोटर व्हीकल रोड है दुनिया का, वो बना हुआ है वहां पर। ठीक है, नुब्रा वैली से ही हमारी आर्मी वहाँ जाती है। फूलों की घाटी है, गुलाब की घाटी है, बड़े इंटरेस्टिंग एरियाज है वहाँ से। ठीक है, जो हम जब पढ़ेंगे पर्टिकुलर एरिया की, सर ये कहाँ एग्जैक्टली है, तो हम उसको लोकेशन के आधार पे जज करेंगे तो हमें पता चलेगा, नहीं तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय में किसका पार्ट है? कराकोरम का है, लद्दाख का है, जासकर का है, कैलाश का है, मानसरोवर का है, कहाँ का है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो कराकोरम नजर आता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर उस पॉइंट ऑफ व्यू का आधार पर हमें समझना है कि और इसके आसपास कौन कौन से ग्लेशियर्स हो सकते हैं। हिस्पर है, बफेलो है, बालतोरो है। ठीक है, और फिर ये K2 कहाँ पर है, K1 कहाँ पर है, ये सारी की सारी जो चोटियां हैं वो नियर बाय मिलेंगी। तो उसमें जो ग्लेशियर हमारे पास है, सियाचिन ग्लेशियर जिसे कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर जस्ट आउटसाइड द पोलर रीजन। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर का कोई सबसे बड़ा अगर ग्लेशियर है तो वो सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, उस पर हमारा कब्जा है। तो लोकेशन वाइज हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो आई विल टेल यू कि भाई इसका कौन सा पार्ट कितना है। ठीक है, कौन सा हमारा, कौन सा डायरेक्शन है हमारा, नॉर्थ है, हमारा साउथ है, हमारा ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट में कौन सा पार्ट हमारा है। ठीक है, और इस तक कौन से दर्रे से पहुंचा जाता है, मेघदूत मिशन क्या है, 1984 वाला मिशन क्या है, उससे पहले की घटना क्या थी, उसे समझेंगे हम क्लासेस के अंदर। तो उत्तरी पॉइंट हमारा इंदिरा कोल बन जाता है, और पूर्वी बिंदु हमारा कि बिच्छू। किबुथु हमारा पूर्वी बिंदु है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यानी यार ध्यान रखना, ये जो किबुथु है ना, यहाँ कभी 1962 का भी वॉर हुआ था। ठीक है, इंडो चाइना वॉर यहाँ पर हुआ था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, ट्री पॉइंट के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। किबुथु बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, जो करीब करीब आओजोल ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब पश्चिमी का नाम बताइए। गौर माता। गौर माता, एग्जैक्टली ठीक है, तो ये गुजरात में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है ये। कच्छ डिस्ट्रिक्ट में याद रखना आप, ये ऑलमोस्ट ठीक है, इसी के आसपास ना मैरीन सेंचुरी भी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दक्षिण में हमने बता दिया था थोड़ी देर पहले ही कि वो कैप कैमोरिन है। और रही बात, अब इसकी हम बात करते हैं कि अंडमान निकोबार का जो दक्षिणी, ठीक है, द्वीप है, जिसे ग्रेट निकोबार कहते हैं, उस ग्रेट निकोबार का जो अंतिम बिंदु है, उसे किस किस नाम से जाना जाता है, आप मुझे ये भी बता दीजिए। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, अमन और दानिश, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है उसको। और इंदिरा पॉइंट से इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, जिसमें पर्सन पॉइंट भी कहा जाता है, पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और 2004 एक क्वेश्चन आया था 2015 का, शायद पीटी का क्वेश्चन था, उसमें ये पूछा गया था कि अंडमान निकोबार का जिक्र था कि भारत का सबसे नजदीकी देश कौन सा है, तो उसमें सुमात्रा का जिक्र था, श्रीलंका का जिक्र था, म्यांमार का जिक्र था। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना है कि लोकेशन बड़ा रोल प्ले करती है। जब हम ग्रेट निकोबार पढ़ते हैं ना, तो ग्रेट निकोबार के जो बराबर में सुमात्रा है, तो सुमात्रा इज द नियरेस्ट कंट्री, मतलब इंडोनेशिया इज द नियरेस्ट कंट्री, आपको समझ में आएगा। तो इसको भी याद रखना है। और 2004 के अंदर जो वहाँ सुमात्रा के पास में जो अर्थक्वेक आया, और उससे जो सुनामी जनरेट हुई, सुनामी की वजह से ये पॉइंट और ये वाला हिस्सा कहीं ना कहीं समुद्र में समा गया है। ठीक है, कभी लाइट हाउस भी हुआ करता था। और ये ग्रेट निकोबार अपने आप में एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजों को समझना है और इस तरह से हमें चीजों को आगे बढ़ना है।
अब हम बात करते हैं सीधे, ठीक है, इंडियन बाउंड्रीज की। किसकी बात करते हैं? इंडियन बाउंड्रीज की बात करते हैं, ठीक है। तो भारतीय सीमा कौन से मंत्रालय के अंदर आती है? फिर से रिकॉल करना सर क्वेश्चंस। इंडियन बाउंड्रीज, भारतीय सीमाएं, ठीक है, जनरली जो स्थलीय सीमा होती है, लैंड बाउंड्री होती हैं, और कोस्टल बाउंड्री, तटीय सीमाएं होती हैं, वो कौन से मंत्रालय देखता है उनको? उनको सर होम मिनिस्टर। एग्जैक्टली, होम। मिनिस्ट्री ऑफ होम हाँ। अफेयर्स इसको देखता है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, यानी गृह मंत्रालय के पास करीब करीब 6 और भी मंत्रालय हैं, जिसमें आंतरिक सुरक्षा विभाग भी शामिल है, ठीक है, गृह सुरक्षा या गृह विभाग शामिल है उसके अंदर, सीमा सुरक्षा विभाग भी शामिल है, राज्य या राजभाषा विभाग शामिल है, केंद्र राज्य संबंध शामिल है, और जम्मू एंड कश्मीर के जो मामले हैं वो भी होम मिनिस्ट्री के दायरे में आते हैं। तो 6 डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करता है हमारा होम मिनिस्ट्री, उसमें से एक है बाउंड्रीज वाला। तो इन्हीं बाउंड्रीज को हमें डिस्कस करते हैं, जो करीब करीब 15,200 किलोमीटर, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो लैंड बाउंड्रीज के आसपास नजर आता है। 7,500 किलोमीटर से ज्यादा का जो हिस्सा है वो हमारा कोस्टल बाउंड्रीज का नजर आता है। अब इन बाउंड्रीज को अगर देखें तो करीब करीब 22,000 किलोमीटर से ज्यादा का जो हमारा बाउंड्री है, चाहे वो लैंड का हो चाहे वो कोस्टल का हो, वो हमें समझ में आता है। अब इसी के आधार पे क्वेश्चंस निकलते हैं कि जो लैंड बाउंड्रीज हैं, ठीक है, जो हमारी लैंड बाउंड्रीज हैं वो बड़ा रोल प्ले करती हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि उसके पश्चिम में आप देखेंगे तो हमें पाकिस्तान नजर आता है, उत्तर पश्चिम में हमें क्या नजर आता है? ठीक है, अफगानिस्तान है, और उत्तर में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें चीन है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, और पूर्व में देखें तो बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देश हमें नजर आते हैं। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि इसमें बांग्लादेश, ठीक है, चीन, पाकिस्तान और नेपाल, ये जो 4 देश हैं, ये 4 देश बड़ा ही रोल प्ले करते हैं, जिसमें बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो यहाँ पर ज्यादा डिटेल से जाएंगे भी नहीं। जो सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड जो कंट्रीज हैं वो चाइना है और वो पाकिस्तान है, ठीक है, उसके बाद नेपाल आता है। तो हाल ही में नेपाल में भी चर्चा था जब नेपाल ने अपना एक मैप जारी किया था, जिसके अंदर लिपु लेक और लिम्पिदुरा जो एक जगह है और उसके आसपास जो काली रिवर बहती है उसको अपना बताने की उसने कोशिश की थी। उसके बाद उसने उसको एरर को भी माना था जब भारतीय से, ठीक है, सरकार ने हस्तक्षेप किया उसमें। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हमें पढ़ना है, समझना है। और चाइना, ठीक है, आप देखेंगे कि भारत से काफी लंबी सीमा रेखा बनाता है, यानी कि कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बहुत लंबी सीमा रेखा है। इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल है, लद्दाख, मतलब लद्दाख वाला हिस्सा शामिल है, हिमाचल प्रदेश शामिल है, उत्तराखंड बीच में शामिल दिखता है, ठीक है, और इसके अलावा फिर सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, काफी सारे राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। तो हमें ना वन बाय वन डिस्कस करना है कि जो चाइना के साथ भारत की जो सीमा रेखा है, ठीक है, उसको हम किस तरह से देखते हैं और उसको कौन कौन से मेजर इश्यूज हैं, उनको कैसे समझा जा सकता है और कैसे हम डील करेंगे, तो बता सकता है मुझे? चाइना के साथ कोई थोड़ा बहुत जानता हो कि भारत की सीमा रेखा कितनी लगती है, कितनी नहीं लगती है? नितिन? हम्म। अमन? दानिश? सर चाइना हमेशा क्लेम करता है कि जो मैकमोहन लाइन है सर उसको इनकॉम्पास करे, हमेशा उस पर क्लेम करता मैकमोहन लाइन? है। यस सर। मैकमोहन लाइन, थोड़ा बताइए मैकमोहन को, थोड़ा और डिफाइन कीजिए, क्या है मैकमोहन लाइन? कितना जानते हैं पता चले, फिर मजा आएगा इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाने में। दानिश? अमन? नितिन? सर मैकमोहन लाइन है जो इंडिया और चाइना की बाउंड्री को अलग करता है सर। कहाँ है ये लाइन? सर ये भूटान के पास है, ईस्टर्न बॉर्डर पड़ता है सर अपना। अच्छा। और? इसका सर डिस्ट्रीब्यूशन ब्रिटेन ने किया था लैंड का, बट ये जाता हूँ पास्ट इसका है, शायद मैं भी रॉन्ग। जनरली अगर हम उसको एक वनडे एग्जाम के पर्पज से पढ़ते हैं, तो वनडे एग्जाम के पर्पज से पढ़ते हैं तो हमें ये पढ़ना होता है कि चाइना भारत के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। चाइना भारत के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है बांग्लादेश के बाद।
ये सीमा रेखा जनरली ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, जो अभी यूटी है राज्य तो रहा नहीं, तो ये जनरली भारत के 4 राज्यों को टच करती है, हिमाचल, यूके, मतलब उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और यूटी तो मैंने आपको बता दिया है। अब ये बहुत लंबी सीमा रेखा है, ठीक है। जो वनडे एग्जाम्स हैं वहां पर आप देखेंगे तो पता चलेगा, 3400 कुछ समथिंग समथिंग किलोमीटर का एक स्टार के साथ लिखा होता है, जिसमें शर्तें लागू होती हैं। अगर यूपीएससी के पर्पज से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये करीब करीब 3900 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, 3900 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, और ये काफी लंबी सीमा रेखा है, बहुत लंबी सीमा रेखा है, ठीक है, छोटी लंबी सीमा रेखा नहीं है। तो इसको जनरली कई सारी चीजों में डिवाइड किया गया है, कि जो इसका वेस्टर्न सेक्टर है, इसको वेस्टर्न सेक्टर में डिवाइड किया गया है। तो वेस्टर्न वेस्टर्न सेक्टर आप देखेंगे तो उसमें लद्दाख वाला हिस्सा आता है, और मिडल सेक्टर आप देखेंगे तो उसके अंदर एचपी और यूनाइटेड किंग आई मीन यूके, उत्तराखंड वाला हिस्सा आ जाता है, और ईस्टर्न सेक्टर आप देखेंगे तो उसके अंदर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला हिस्सा आ जाता है। अब ये हमने जो सेक्टर में डिवाइड किया है सारा का सारा, इसी को मैं वन बाय वन डिस्कस करना है और देखना है कौन कौन से इश्यूज हैं। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं मैकमोहन लाइन का, मैकमोहन लाइन सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो 1914 के जो शिमला समझौता हुआ था, उस शिमला समझौते में ब्रिटिश हुकूमत ने चाइना का जो भी उस वक्त की अथॉरिटी थी, खासकर तिब्बत की अथॉरिटी जो थी, क्योंकि उस वक्त तिब्बत ऑटोनोमस था, तो तिब्बत के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके साथ मिलकर, ठीक है, उस सीमा का निर्धारण किया था कि ये मैकमोहन लाइन है, इससे इधर का अपन एरिया है, उससे उधर का तुम्हारा वाला एरिया है, ठीक है। लेकिन अब 1956 के बाद हमने देखा किस तरह से चाइना ने एग्रेसिवली तिब्बत को, ठीक है, टेक ओवर किया और उसकी ऑटोनॉमी को छीना, ठीक है, और तार तार कर दिया। तो उसने इस चीज को मानने से भी मना कर दिया कि कि ये सीमा रेखा का निर्धारण जो है तिब्बतन अथॉरिटी के द्वारा किया गया था, वो तो एग्जिस्ट करती नहीं है, तो ये भी रेखा भी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम इसको नहीं मानते हैं। तो ये 1140 किलोमीटर जो लंबी सीमा रेखा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के आसपास की है, ठीक है, तो इसको भी हमें याद रखना है कि ये जनरली क्या है, एक यही मैकमोहन रेखा है। बाकी लद्दाख से लगने वाला, हिमाचल से लगने वाला और उत्तराखंड से लगने वाली सीमा रेखा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी कहाँ होती है, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी इसी पर होती है कि ये, ठीक है, जो 1140 किलोमीटर वाली लाइन है जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, और साथ में जो मैंने अभी ये बताया कि आपको कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला जो पार्ट है, जनरली इसको ईस्टर्न सेक्टर कहते हैं, पूर्वी सेक्टर कहते हैं, जो करीब करीब 1400 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बैठती है। अब इस 1400 लंबी सीमा रेखा में हाईली डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा यहाँ से कुछ ना कुछ इश्यूज निकल के आते रहते हैं, इसको बाद में बात करेंगे। अब आते हैं दूसरा, ठीक है, वेस्टर्न सेक्टर, जो मैक्सिमम लद्दाख वाला पार्ट है जिसमें, अब अगर इसको ध्यान से देखें तो पता चलता है कि यहाँ पर मेजरली 3 लाइनें काम कर रही हैं, ठीक है। एक है, आपने नाम सुना होगा, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, नाम सुना है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का? हम्म, यस सर। ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो बिटवीन, इट वाज डिसाइडेड बाय द नाइन्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, चाइना, और भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में 93 और 96 में ये इसका गठन किया गया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कि आप इस तरह से, इस तरफ से आगे नहीं जाएंगे, हम उस तरफ से आगे नहीं जाएंगे। लेकिन चाइना का एग्रेशन तब भी बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो चाइना के बीच में और भारत के बीच में LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और पाकिस्तान के बीच में और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, LOC कहते हैं। तो इस चीज को भी आपको क्लियर कर लेना माइंड में, अगर, ठीक है, बच्चे थोड़े ज्यादा होते तो हम इसको मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते। तो यही चीज समझ में आती है कि कैसे कैसे इसमें आगे चलना है और कैसे कैसे आगे नहीं चलना है। तो अक्सर अभी कल परसों की खबर थी कि जो पोंगसो लेक है, नाम सुना होगा आपने पोंगसो लेक, तो पोंगसो लेक पर उसने ब्रिज बनाया है, जो कि, ठीक है, बिल्कुल एकदम गलत है, ठीक है, जो हमारी संप्रभुता के खिलाफ है, सोवरेनिटी के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो वहां भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा सोडा प्लेन वहां पर चर्चा का विषय बना हुआ है, और जो, ठीक है, काफी सारा जो पर्टिकुलर एरिया था वो भी, ठीक है, उस चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें देखनी है कि किस तरह से एग्रेशन की वजह से दोनों देशों के बीच में, ठीक है, पर्टिकुलर लैंड के लिए चीजें खराब होती चली जा रही हैं। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब जो चाइना का आप देखेंगे तो इसमें 2 चीजें समझ में आती है वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर के आधार पे, कि दोनों का जो विकास हुआ है ऑलमोस्ट, देखिए, भारत 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, ठीक है, और सेम टाइम में आप देखेंगे तो करीब करीब 1949 के आसपास चाइना भी, ठीक है, कम्युनिस्ट कंट्री या कम्युनिस्टों के हाथ में आ चुका था। तो ये चीज नजर आती है कि भारत और चाइना का जो रिलेशन था शुरुआत के दौर में काफी अच्छा रहा, माना जाता था कि पिछले अगले जो 10 साल थे वो काफी पंचशील सिद्धांत के माध्यम से काफी शांतिपूर्वक रहे, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में काफी बढ़ी। लेकिन 1962 के वॉर के बाद चीजें बदल गई, चाइना ने धोखा दिया, ठीक है, और किस तरह से धोखा देने के बाद उसने 2 फ्रंट वॉर का रूप धारण करके अरुणाचल प्रदेश पे भी अटैक किया, और फिर, ठीक है, लद्दाख वाले हिस्से पे भी अटैक किया। तो फिर वो लद्दाख वाला हिस्सा उसने कवर किया और अरुणाचल प्रदेश से वो सेना पीछे हट जाती है। तो इस चीज को भी हमें उसमें पढ़ना होता है कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ी और तिब्बत की ऑटोनॉमी खत्म हो गई।
अब ये जो चीज हमें समझ में आती है कि वो जो वेस्टर्न सेक्टर है, जिसमें मैक्सिमम लद्दाख का पार्ट है, जो करीब करीब 2100, मैं कहता हूँ करीब 2200 किलोमीटर वाला जो एक सीमा रेखा है वो जो कवर कर रहा है। ठीक है, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो लद्दाख के साथ सिंकियांग, चाइना का जो सिंकियांग एक प्रांत है, वो जो सीमा रेखा बना रहा है, वहां से चीजें निकलकर हमारे सामने आती हैं कि किस तरह से चीजें निकलनी चाहिए और किस तरह से चीजें नहीं है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था अघिल पास वाला, जो कराकोरम हाईवे के थ्रू निकलता है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं कि वेस्टर्न सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाता है हमारे उसमें। ठीक है, तो और बताइए कुछ। सर ये एलओसी और एलएसी में डिफरेंट क्या है सर? एलएसी चाइना के साथ है, ठीक है, एग्रीमेंट है एक, ना तो हम आगे जाएंगे ना आप आगे आना। एलओसी पाकिस्तान के साथ है, ये डिफाइन एरिया है, ना तो इससे आप आगे जाएंगे ना इससे हम आगे आएंगे। इसके बीच में जी डिफरेंस है कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया एंड टोटल रिपोर्टेड एरिया का डिफरेंस क्रिएट करता है ये। जैसे आप देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट का टॉप हमारा वाला हिस्सा है, कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट का नॉर्थ का हमारा टॉप लैटिट्यूड है। लेकिन एक्चुअल में रिपोर्टेड एरिया जो मैंने अभी सियाचिन वाला बताया था, वो 35 डिग्री समथिंग समथिंग 9 के आसपास का है, यानी कि 2 डिग्री लैटिट्यूड कम है नीचे का। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया ये कहाँ पर चला गया ये भी देखा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे कि भारत का टोटल ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो 32,87,263 या कह सकते हैं 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, लेकिन एक्चुअल में जो रिपोर्टेड एरिया है वो 3 मिलियन का है, 3.09, ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। तो ये जो एक टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है जो हम मान रहे हैं कि हमारा एरिया है, लेकिन आपने इस पर कब्जा किया हुआ है, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश से चीजें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, तो अब क्या है कि एक एग्रीमेंट बनाए कि यहाँ से ना ही आप आगे जाएंगे ना ही हम आ पाएंगे। तो एलएसी चाइना के साथ है, एलओसी ठीक है पाकिस्तान के साथ बनी हुई है। सर ये एलएसी होने के बावजूद भी चाइना जो है कभी कभी अपनी बाउंड्री में आ जाता है सर। एग्जैक्टली exactly, ये जो एग्रेशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है, और फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक थ्रेट है। इस थ्रेट को कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है, जिस तरह से वो साइलेंटली हमारी सीमा में घुस रहा है और कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है, तो इसको लेकर भी बड़ी बड़ी जो मेरे ख्याल से बहुत मेजर कंसर्न की जरूरत है। इस पर हमें सोचना भी चाहिए, हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि इसको कैसे सोल्व किया जाए। ठीक है, अब सोल्व करने के दो ही तरीके हैं, या तो वॉर कीजिए या फिर बायलेटरल जो कन्वर्सेशन होता है, ठीक है, द्विपक्षीय वार्तालाप होती है, शांति समझौते हैं, उसको लेकर आगे बढ़िए। या फिर आप ये सारी की सारी चीजें कोई बड़े मंच पर लेकर जाइए, जैसे कि यूएनओ एक दुनिया का सबसे बड़ा मंच है जहां पर बात रखी जाती है। तो उसे यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ नाम से जाना जाता है, तो लेकिन मुझे तो मेरी नजर में तो नथिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो उसमें अधिकतर जो P5 हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उनकी मोनोपोली चलती है। इसके अलावा जो एमर्जिंग नेशन है उनका तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। बाकी जो छोटे मोटे देश हैं, जो कोई ज्यादा बहुत बड़ा वजूद नहीं रखते हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो काफी दबाव में आ जाते हैं उसके, ठीक है, फैसले से। अधिकतर जो दुनिया के बड़े देश हैं, खासकर अमेरिका, चाइना, रशिया, ठीक है, और ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अब इन पे कोई भी बंदिशें लगाइए, कहाँ मानने को तैयार होते हैं? कौन मान रहा है यूएनओ की बात? ठीक है, ना तो अमेरिका, ठीक है, ना ही चाइना। अगर इनसे कहो कि भाई एग्रेशन नहीं करना है, ठीक है, आपको कोऑपरेशन का माध्यम चुनना है, आपको समझौता करना है, आपको शांति बहाल करनी है, बताइए कहाँ पर कौन एक्सेप्ट कर रहा है? तो अब तीन जो ऑप्शन थे कि बायलेटरल बातचीत करो, स्वयं को स्वयं बातचीत करो। जैसे भी हाल ही में आपने देखा, अभी 2 दिन पहले की खबर है, हमारे जो विदेश मंत्री हैं शायद जयशंकर, ठीक है, वो क्वाड की चल रहा है जापान के अंदर, अभी बैठक चल रही है। तो वहां पहुंचे, किसी ने कहा कि भाई चाइना और भारत के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है उसके समझौते के लिए कोई तीसरी पार्टी आप लेकर आ जाइए, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कर लीजिए आप। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, नहीं हम बायलेटरल हैं, हम खुद ही समझौता कर लेंगे, इसमें हमें किसी तीसरी पार्टी की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तीसरी पार्टी चाहिए नहीं, तो आपको क्या है, खुद ही करोगे समझौता, या फिर वॉर होगा, ठीक है, फिर या फिर किसी बड़े मंच पे लेके जाइए, तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व कीजिए। तो तीनों ऑप्शन हमारे पास है, वॉर इज नॉट द लास्ट सोल्यूशन। ठीक है, ये हो सकता है कि गुस्से में शुरुआत कर दी जाए, लेकिन अंत में नुकसान किसका होता है, आम जन का होता है, आम जनमानस का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। और युद्ध तो विध्वंसक होते हैं, उससे सोल्यूशन नहीं निकलते हैं, लेकिन हाँ युद्ध के बाद शांति जरूर हो जाती है। तो युद्ध इज वॉर इज नॉट अ लास्ट सोल्यूशन। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, बायलेटरल बातचीत, यही सबसे अच्छी चीज है, समझौता कीजिए, बातचीत कीजिए। ठीक है, किसी खास बातचीत को एक लेवल तक लेके जाइए, ठीक है, जितनी भी राउंड की बातचीत करनी पड़े, 20 की, 30 की, 40 की, आप कीजिए, ताकि इससे क्या है ना, बहुत सारी चीजों को सेव हो जाता है कि भाई वॉर
रुकना चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए, वॉर कोई सोल्यूशन नहीं है। और तो ये चीज हम नहीं मानते हैं कि हम उस पॉलिसी को फॉलो भी करते हैं। और बताइए, क्योंकि इससे एक चीज भी देखी जाती है ना, वेस्टर्न सेक्टर वाला जो बाउंड्री है बिटवीन, ठीक है, चाइना और लद्दाख के बीच में, उस जमाने में कभी जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट हुआ करता था, तो फिर ब्रिटिश जब हुकूमत थी तो उसके बीच में, इनके बीच में कभी समझौता हुआ कि भाई ये सीमा रेखा हमारी है, ये सीमा रेखा आपकी है, तो उसके आधार पर धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती चली गई। फिर 1954 1962 के बीच में भी कुछ वॉर हुई। ये मतलब है, डिटेल डिस्कशन है जिसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें थी जो हमने देखा था उसके अंदर। बाकी तो जो मिडल बाउंड्री है, जो मिडल सेक्टर है, जो करीब करीब 650 किलोमीटर वाला पार्ट कवर करता है, हिमाचल वाला और उत्तराखंड वाला, वहाँ ऐसा कुछ देखने में नहीं आता है कि कुछ बड़ा इशू है। वहाँ पीसफुल एक्टिविटीज वहाँ पर होती हैं। ठीक है। जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है या तो लद्दाख की तरफ दिखाई देगा आपको, या अरुणाचल प्रदेश की तरफ दिखाई देगा। ठीक है। तो ये काफी चीजें निकल के आती हैं। जैसे उत्तराखंड वाला हिस्सा है, आप देखेंगे तो उत्तराखंड वाले हिस्से में नेपाल के साथ एक डिस्प्यूटेड हुआ, तो उसमें लिम्पिया धुरा कुछ ऐसी जगह है, लीपू लेक एक एक ऐसी जगह है, और एक काली, ठीक है, घाटी भी कह दीजिए उसे आप, ये काला पानी कह दीजिए। ठीक है। ये पर्टिकुलर प्लेसेस हैं, तो आप उसको देखेंगे तो लीपू लेक और काला घाटी या काला पानी आप देखेंगे, तो काला पानी एक सिमिलर घाटी, एक वैली है, और लीपू लेक वहां पर एक दर्रा है। उस दर्रे से ही आप सीधे मानसरोवर झील की तरफ जाते हैं। मानसरोवर झील या कह सकते हैं कैलाश मानसरोवर की तरफ वहां से जाया जा सकता है। तो वो जो एक पर्टिकुलर एरिया, वो एक तरह का ट्री पॉइंट बनता है लिपू लेक के मिडिल सेक्टर वाला। जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको लिपू लेक वाला, वो ट्री जंक्शन वाला पॉइंट क्रिएट करता है। जब ट्री जंक्शन पॉइंट वाला क्रिएट होता है तो कहीं ना कहीं चीजें और भी इंप्रूवमेंट हो जाती हैं, उसमें आगे निकल कर आती है। यस। इसे हमें मैप के थ्रू समझाएंगे हम। ठीक है। पढ़ेंगे कि यहाँ जो तीन देशों की सीमा रेखा आके मिल रही है, और इसी रास्ते से जो लीपू लेक दर्रे से होके, और नीति दर्रे से भी जाया जा सकता है, लेकिन लीपू लेक दर्रे से होते हुए, ठीक है, कैसे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट एक सेंटर बना हुआ है, एक एपी सेंटर बना हुआ है डिस्प्यूट का। ठीक है। नेपाल का जो मैप हाल ही में जारी हुआ, उसका कैसे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड का, वो सेंटर बना हुआ है, या कैसे कैसे, ठीक है, जो रिवर है, काली रिवर है, वो किस तरह से इसको ईस्टर्न है वेस्टर्न पार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है। सोल्यूशन क्या है, सिगोली वाला जो एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ, वो एग्रीमेंट, वो समझौता क्या कहता है, वहां के राजा ने क्या कहा, फिर भारतीय हुकूमत ने क्या कहा, बहुत सारी चीजें हैं जो मजेदार चीजें होती हैं। चलिए फिर से आते हैं ईस्टर्न सेक्टर पर। तो बताइए ईस्टर्न सेक्टर के बारे में। जैसे मैंने आपको बहुत अभी बताया कि इसके अंदर दो राज्य हैं, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही मैकमोहन रेखा है। ठीक है। वो सिक्किम में नहीं लगती है। 1314 के अंदर शिमला समझौता वाला चीज जो हुआ था, वहां से चीजें निकल कर आई थी, लेकिन वो ब्रिटिश हुकूमत ने तिब्बत की हुकूमत से वो समझौता किया था, ना कि वो चाइना से। तो ऐसा चाइना कहता है। ठीक है। अब इसी को लेकर जो एग्रेशन हुआ था 1962 वाला, वो हमारे सामने है। अच्छा से मान लीजिए कि 1962 का जो वॉर हुआ, ठीक है, उसमें उससे पहले जो अरुणाचल प्रदेश का जो पार्टिकुलर एरिया था, उसको हम अरुणाचल प्रदेश नहीं कहते थे, उसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हम कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हम कहते थे। अरुणाचल प्रदेश तो 1987 के बाद हमें देखने को मिलता है, उससे पहले वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था। तो वो जो पार्टिकुलर एरिया था, ठीक है, जहां पर वॉर हुआ, उस वॉर के बाद हमने कुछ चीजें सीखी हैं। बता सकते हैं क्या क्या चीजें सीखी हैं हमने 1962 के वॉर के बाद? मेरा क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? हेलो। सर पहले की जो 1960 वार था, पहले बात तो हमारे पास सर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि हम डिफीट कर सके अपने इनेमी कंट्री को। और एक बात तो ये, तो हम अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करे, पहले तो मॉडर्नाइज किया हम लोगों ने। मॉडर्नाइजेशन हमारी आर्मी का नहीं था, एक अच्छी चीज है ये वाला। और सर दूसरा, उस टाइम हम लोग में इंडियन फोर्स भी उतना अच्छे से नहीं काम कर रहा था, इसलिए हम लोग को बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा सर। इनिशियल फेज था, आजादी के बाद का इनिशियल फेज था। ठीक है। बहुत टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास थी, तो ऐसा नहीं था कि हम सफिशिएंट थे बहुत ज्यादा, क्योंकि धीरे धीरे ग्रो कर रहा था हमारी आर्मी भी। तो उस चीज में था कि मॉडर्नाइजेशन हमारा पास नहीं था, आर्मी का वेपनाइजेशन नहीं था हमारी आर्मी के पास। तो ये सारी चीजें होती हैं, और बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल जो चीजें होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, पूरी जो सूचनाएं होती हैं, वो समय पर नहीं पहुंच पाई, सप्लाई नहीं हो पाया। बहुत सारी चीजें हैं। और इसके अलावा और भी कुछ चीजें। सर ये सर जैसे कि जिस एरिया पर्टिकुलर वो एरिया था उसमें इंडिया ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था उस पॉपुलेशन पे,
जिस कारण अभी ओके। देख रहे हैं सबसे ज्यादा हमारा ये है कि वहीं पे हम सबसे ज्यादा, जैसे गॉर्बेज ब्रिज अभी जो बना, जो हाँ जोड़ा गया है, ताकि हमारा हाँ हाँ, ट्रांसपोर्टेशन जल्दी से हो सके आर्मी का। जल्दी से हो सके, करेक्ट। अब इसमें और देखना भी, आपने जहाँ- जो ये क्वेश्चन आया ऑप्शन में पूछा गया, लोकेशन में, मैप में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है चीजें पढ़ना, डिस्कस करना, कि जो नियर वाला जो एरिया है, जो बाउंड्रीज टच करती है, वहाँ जो हाल ही में कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको भी आपको याद रखना, बना के रखना है। अच्छा, और कोई पॉइंट्स? उस समय ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं था, क्योंकि इनिशियल फेज था, आजाद हुए 10-12 साल हुए थे, ठीक है, और इफेक्टिवली जिसे हम कहते हैं। जी, बट वो ग्रोथ इस कारण भी नहीं हुआ सर, कि क्योंकि वहां पे पीस पीस नहीं थे। जहाँ पीस होगा वहीं इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। एग्जैक्टली exactly, जो कॉन्फ्लिक्ट था, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट था, वो चलता हुआ जा रहा था। विश्वास में लेना बहुत जरूरी था, ठीक है, क्योंकि जब तक जैसे विश्वास में आप किसी को नहीं लेंगे, तब तक आप वहां पर, जब ना शांति बहाल नहीं होगी, तब तक कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे शुरू होगा, ये भी अच्छा पॉइंट है। और जब ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट में सबसे ज्यादा सर मान्य रखता है वहां के लोग, जो निवासी है वो किसके तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। हाँ, जैसे इंटरेस्ट हमारे ऑफ खुफिया, पीपल। यस सर, जैसे कि इंटरेस्ट ऑफ खुफिया पीपल, एजेंसी, अगर ट्राइबल। हाँ। अगर वॉर हो रहे हो, वॉर में सबसे ज्यादा खुफिया एजेंसी जो होते हैं, जमीनी हकीकत जो होते हैं, वो ज्यादा मदद करते हैं दोनों की तरफ से। अगर वो हमें एग्जैक्टली। चालेंगे, हमारा इंफॉर्मेशन वहां पहुंचा देंगे, उनका इंफॉर्मेशन हमारे पास। तो हाँ, उस जिसमें अगर समय जैसे, ऐसा ही हुआ था कुछ। हाँ, तो जो कारगिल का जो वॉर हुआ था, उसमें जो गुज्जर बकरवाल जनजातियां थी, उनका बहुत बड़ा रोल था इंडियन आर्मी को सूचना देने का, ठीक है, उनको हर बात बात पे, मतलब वो बहुत अच्छा उन्होंने रोल प्ले किया था। अच्छा, ये जो चीज है कि इंटरेस्ट ऑफ पीपल, ये बड़ा रोल प्ले करता है। तो 1962 का जब वॉर हुआ है, एक देखेंगे ना, एक पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला अगर हम देखें, तो एक हमें एक होमोजोनियस नजर आता है, एक जैसा सम्मिश्रण नजर आता है। उसमें हम कहते हैं कि वो एक तरह से मंगोलॉयड फैमिली से बिलोंग करने वाला मैक्सिमम क्लास है वहाँ पर, ठीक है। तो मंगोलॉयड फैमिली से बिलोंग करने वाले क्लास है, तो समझ में आता है कि यहाँ भी सिमिलर चीजें हैं, कल्चर, ठीक है, और इंटरेस्ट और रिचुअल्स। चाइना कहता है कि अपन जैसा दिखते हैं, मतलब इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो इंटरेस्ट ऑफ पीपल हो गया, इसके अलावा और भी कोई चीजें जो हमें समझ में आती हैं, कि भाई ये भी चीजें थी जो उनसे हमने सीखा कि हमें क्या क्या काम करना चाहिए वहां पर, क्या नहीं करना चाहिए। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर आर्मी का। में कनेक्टिविटी नहीं थी सर। और हमारे पास 1962 में वॉर लड़ने के लिए जो हमारे पास ड्रेस प्रॉपर चाहिए था, ठंड के लिए और शूज चाहिए था, हाँ, वो भी वो नहीं था। वगैरह काफी नहीं था, इमरजेंसी से लड़ने लायक नहीं था। तब भी लेकिन हाँ, हमने हम, लड़ा था। लेकिन जज्बा हमारे पास पूरा था, उस जज्बे से ये हमने फाइट करी, ठीक है। वो सबसे बड़ी बात दिखती है कि किस किस तरह से हौसला, इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, और उन्होंने वॉर किया। और उसमें बहुत सारी चीजें ये भी थी कि जो एक मिसकंसेप्शन था, एक गलत फहमी थी कि भाई चाइना हमारा दोस्त है, फ्रेंडली है, पंचशील है, वो कुछ नहीं करेगा। वो मिथ भी टूट गया, वो सर मिथ भी नेहरू जी ब्रेक हो गया, थे, ठीक हिंदी है। चीनी भाई सर। हाँ, हिंदी चीनी, भारत ने जितना विश्वास जताया था भाई चाइना के भाई ऊपर, हाँ, नहीं, भारत ने जितना विश्वास जताया था कि नेबर फर्स्ट वाली पॉलिसी को लेकर, तो उसने उस तरह से उस पर रिएक्ट नहीं करा, और उसने एक तरह से उसको चीट करा। तो उसने आने वाले वक्त में, आने वाले भविष्य में, जितने भी, ठीक है, ऑफर भारत की तरफ से जाते, दोस्ती के, क्या बोलते, फ्रेंड रिक्वेस्ट ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हैं, वो खत्म हो गई थी। इसलिए भारत 1962 के वॉर के बाद चाइना पे कभी भी बिलीव नहीं करता है, पर्टिकुलर किसी पॉलिसी को लेकर। तो उसने धोखा दिया है, क्योंकि जिस तरह से 10 साल तक उसको सपोर्ट किया और हर चीज के अंदर उसकी बात रखी, तो उस चीज से हमें लगा कि नहीं, ये बंदा 1962 के वॉर के बाद से एकदम साइलेंट हो चला है। तो ये हमने ये चीज सीखा कि जो फ्रेंडलीनेस है, जो कॉन्फिडेंस था हमारा चाइना के ऊपर, वो खत्म हो गया। और जो हमारा परसेप्शन था, ठीक है, इंडिया चाइना बॉर्डर लैंड को लेकर, वो भी लगभग धराशायी हो गया। उसके बाद तो फिर स्ट्रिक्ट पॉलिसी आ गई, नहीं अब हम ज्यादा दोस्ती में बिलीव नहीं करते, जहां आप है वहीं आप रहिए, मतलब हेड टू हेड रहेगा फिर, ठीक है। अगर बात है तो बात, अगर गोली है तो गोली वाली बात रहेगी, उसके अलावा दूसरी बातें नहीं रहने वाली। इसके अलावा एक मिथ और टूट गया था साथ में, आपने देखा होगा कि भारत और चाइना के बीच में जो हिमालय है, वो एक नेचुरल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है दोस्तों? हेलो। सर, आवाज नहीं आ रही थी उस समय। अब आ रही है आवाज? यस सर, अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि एक जो मिथ था, वो भी मिथ टूट गया था, ठीक है, कि जो हिमालय है, जो नेशनल बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है चीन और भारत के बीच में, कहीं ना कहीं वो भी एक, ठीक है, जो मिथ बना हुआ था कि भाई चाइना का जो आर्मी का एग्रेशन है, वो नहीं हो सकता है, चाइना इतना स्ट्रांग नहीं कि वो हिमालय क्रॉस करके आ जाएगा, वो भी ब्रेक हो गया,
मानते बराबर। तो ये भी चीज हमने देखा कि नहीं भाई, हमें अब वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन काम शुरू करना पड़ेगा, इसलिए बॉर्डर 1962 में आप देखेंगे, 62, 63, 64 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका काम था कि सीमा के आसपास क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना, ब्रिज का निर्माण करना, पुलों का निर्माण करना, ठीक है, क्षेत्रों को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ताकि इमरजेंसी आपातकाल स्थिति के अंदर सेना एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से पहुंच सके। इसमें एक लिपुलेख वाला भी था, जो मैं लिपुलेख बता रहा हूँ आपको, वहां भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, बीआरओ का बहुत अच्छा काम है, बीआरओ ने बहुत अच्छे से उस पर काम किया है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, इस चीज को भी आपको समझना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने सीखी हैं, कुछ और भी बता सकते हैं? मैं वो बस ये बोलना चाह रहा, जो फिलोसफी है ना सर, जैसे कि मेरे फादर हाँ। से थे ना, तो वो एक्चुअली बुक लाया था एक लंदन से। तो उसमें उनकी जो स्ट्रेटजी होती है ना, तो वो उसी फिलोसफी पे पूरे काम करते हैं। जैसे कि पूरा हाँ। डिस्ट्रीब्यूट जो देखता हो आ रहा हो, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल्स में, तो सेम उसी प्रोसेस को, मतलब कि वो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिनको किंग थे चाइना के, उन्हीं की फिलोसफी पे चलते हैं। वो दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ अंदर से। वो मतलब कि डिस्टर्ब करते हैं माइंड को, दूसरे देशों हम्म। को। वो साइकोलॉजिकली गेम खेलते हैं, ठीक है। यस आप तो सर। वॉर भी करेंगे और दूसरी तरफ मुद्दा को इंटरनेशनल टेबल पे भी लेके चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब वॉर हुआ, तो आप देखेंगे 1962 से पहले भारत का जो स्थिति था, खासकर अफ्रीका के देशों में और एशिया के देशों में, जो नाम हमने बनाया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो हमने क्रिएट करा, तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले था हमारे देश का उस वक्त में। तो उसमें आप देखेंगे कि भारत एक एज ए लीडरशिप के रूप में उभरा था, और जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, खासकर अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड है, उनका काफी अच्छा सपोर्ट मिला था उस चीज को लेकर, तो काफी अच्छी चीजें आगे बढ़ भी रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नजर आता है कि चाइना ने किस तरह से इस लीडरशिप को डैमेज किया और डैमेज करने की कोशिश की, ठीक है। और फिर दुनिया को मजबूर कर दिया कि चाइना जिस तरह से एक बहुत अच्छे समझौते के बाद भी उसने चीट करा, धोखा करा, ठीक है, और विश्वासघात किया, तो पूरी दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और फिर मॉडर्न का वेपनाइजेशन स्टार्ट हुआ, खरीदार स्टार्ट हुआ, फिर एक बाजार बना, ठीक है, हथियारों का, आप सब जानते हैं फिर इसमें क्या था। तो ये सारी की सारी चीजें नजर आती है कि जो मिसकंसेप्शन पाकिस्तान और फिर चाइना का पाकिस्तान के साथ एक हाथ मिलाना, ऑल वेदर फ्रेंड के रूप में उसको बताना, फिर एक पर्टिकुलर एरिया को सक्सीड कर लेना, कराकोरम से हाईवे का कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर देना, ये बताता है कि किस तरह से उसने भारत की लीडरशिप को डैमेज करने की कोशिश की थी 1962 के बाद। क्योंकि आई मीन अरुणाचल प्रदेश से वो बिना, ठीक है, वो वापस चला गया था वॉर रोकने के बाद, जितना वो अंदर आया था वापस चला गया था, लेकिन लद्दाख से वो नहीं गया था। तो ये चीजें दिखाती हैं कि वो दुनिया में उसने दिखाया कि भारत की लीडरशिप को किस तरह से उसने डैमेज करने की कोशिश की थी 1962 के वॉर के बाद। और बताइए। सर अभी तक आपने जितना पढ़ा है सर, यहाँ से यूपीएससी के क्वेश्चन बन सकता है सर? इसमें लिपुलेख, काला पानी घाटी, ठीक है, और इसमें मेंस में जो पॉइंट्स थे, भारत ने 1962 के वॉर्स के लिए क्या क्या सीखा, ठीक है, इसके मेजर पॉइंट्स बन सकते हैं, और मेंस में और ऑप्शन के लिए बनेगा। और रही बात जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने बताई थी, ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, लिपू लेक, ठीक है, और जो दर्रे हैं, ठीक है, खारदुंगला दर्रा है, नुब्रा घाटी है, ये, और जो, ठीक है, आपका दिहांग वैली है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का तुआंग, जो वहाँ पर एक मोनेस्ट्री है, वहां से पर्टिकुलर क्वेश्चन बनते हैं। और जो गालवान है, जो कि वेस्टर्न सेक्टर में स्थित है, ठीक है, वो डोकलाम जो कि ईस्टर्न सेक्टर में कहीं ना कहीं स्थित है, वहां से मेजर क्वेश्चन बन जाते हैं पीटी को लेकर। और जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, इट इज वेरी यूजफुल फॉर मेंस एंड ऑप्शनल, क्योंकि भारत ने 1962 के वार के बाद क्या सीखा, ये तो सीखा, ठीक है, जो मेजर पॉइंट्स है, जैसे वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाट वाज द पर्पस ऑफ चाइना, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू डिस्ट्रॉय द लीडरशिप ऑफ इंडिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इंडिया इज इंक्रीजिंग इट्स लीडरशिप इन द वर्ल्ड, एंड नेहरू इज बिकमिंग द वर्ल्ड लीडर इन द फ्यू टाइम्स। और चाइना को ये अच्छा नहीं लगा कि साउथ एशिया में, देखिए, एक बड़ा सा जो भी हाल ही में देश आजाद हुआ है, वो लीडर को कंट्रोल कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि वॉर नहीं करना, एंड इंडियन लीडरशिप वाज नॉट सपोर्टिंग एनीवन, फ्रॉम सोवियत ले लीजिए चाहे आप यूएसए ले लीजिए, दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था ना, कोई सपोर्ट नहीं करना है भाई, सीधा बात रखना है कि अपन लोग विरुद्ध हैं युद्ध के, ठीक है। और फिर दैट वाज द रीजन कि वी डिड, ठीक है, पंच फील एग्रीमेंट विद चाइना, बट व्हाट हैपेंड वी नो,
लेकिन चाइना का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था कि नहीं, इसको लीडरशिप को डैमेज करो, ठीक है, और देखो हमने तुम्हें हराया भी और हम वापस भी चले गए, ये हमारी पावर है। लेकिन इट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय नंबर ऑफ कंट्रीज, बहुत सारे देशों ने चाइना को क्रिटिसाइज किया, यू आर नॉट अ फ्रेंड, ठीक है, सच काइंड ऑफ फ्रेंड कि आप किसी के एग्रीमेंट करने के बाद उसको चीट कर रहे हैं। तो इसमें कुछ लोग, कुछ देशों ने सपोर्ट भी किया था और कुछ लोगों ने, बहुत सारे देशों ने इसके अगेंस्ट भी थे। इवन वी आर ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ रशिया, ठीक है, पहले सोवियत यूएसएसआर कहा जाता था, यूएसएसआर भी फेल हो गया था कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, कि भाई ऐसा कि आप वॉर रोक दीजिए, आप वॉर नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें हमें देखने में आती है कि कितनी सारी चीजें हम यहाँ यहाँ से मिस हुई हैं। तो ये जो मेजर पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज वेरी यूजफुल फॉर ऑप्शनल मैन। अभी इसमें क्या है कि जैसे हमने डिस्कस किया है, लेकिन जब इसमें हम स्टार्ट करेंगे ना वन बाय पॉइंट, तो कुछ एग्रीमेंट्स होंगे, ठीक है, कुछ एग्रीमेंट्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, पॉइंट्स होंगे, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी। अच्छा, एक चीज और डिस्कस करते हैं, ठीक है। अ, अभी हाल ही में कुछ मेजर डिस्प्यूट चल रहे हैं चाइना के साथ, जैसे चाइनाज एग्रेसिव इसमें चाइनाज वाटर स्ट्रेटेजी है। तो बता सकता है कि हाल ही में भारत और चाइना के बीच में। सर सही से आवाज नहीं आई। मैंने भी बोला ही नहीं है कुछ भी। सर क्वेश्चन क्या पूछे आप? अभी हाल ही में भारत और चीन के बीच चीज चल रही है, ठीक है। ऐसा कौन सा रिवर है जिसमें वाटर स्ट्रेटेजी की चीजें हमें समझ में आती है, कोई बता सकता है इसमें? एक तो सर चाइना जो है शायद रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है जो अपनी इंडिया की बाउंड्री से जब ऊपर जा रहा है सर। अभी अभी वाटर स्ट्रेटेजी की बात बतानी है, वाटर स्ट्रेटेजी पे, कि वाटर स्ट्रेटेजी को लेकर खासकर भारत और चीन के बीच में लेकर कौन सी रिवर को लेकर ज्यादा इश्यूज हैं। ब्रह्मपुत्रा को लेकर सर। एग्जैक्टली exactly. थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। हाँ। क्या? अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर को, इट वाज मतलब ये ओरिजिनेट होती है मानसरोवर झील से, और एक ये जो इंडो सांको सचर जोन है उसके सिमिलर एक जो फॉल्ट है वहां से बहती हुई ये ग्रेट जो बैंड बनता है, जिसे हम सिंटेक्सल बैंड कहते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के टॉप ऑफ द बॉर्डर पर है, ठीक है। अब इस पार्टिकुलर एरिया को देखोगे, जिसे यालोंग जांगपा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यालोंग जांगपा कहा जाता है। तो यहाँ बड़ा इशू है, क्योंकि चाइना का जो मेजर कंसर्न है कि यहाँ पर करीब करीब 28 से ज्यादा डैम्स को कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें 3 गॉर्ज डैम भी शामिल हैं। अब यहाँ जो डैम्स बनाएगा तो इसके वाटर को डाइवर्ट करना है, और टू क्रिएट और टू प्रोड्यूस टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, भाई वो बिजली भी पैदा करेगा। अब क्या करेगा, जो तिब्बत का जो पर्टिकुलर एरिया है, किस तरह से वहां पर वाटर को डाइवर्ट किया जाए और किस तरह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए। तो आप देखेंगे कि इस रिवर का जो अगर वाटर, ठीक है, अगर फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है तो ये तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देगा भारत की तरफ से। जिस तरह से वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है और जिस तरह से एग्रीमेंट था कि फ्री फ्लो इंटरनेशनल रिवर, जैसे कि जो फ्री फ्लोइंग इंटरनेशनल रिवर्स होती हैं, जब जो एक रिवर जो दो देशों से ज्यादा बहती है, वहां पर आप किसी देश के पानी, मतलब किसी पर्टिकुलर रिवर के पानी को रोक नहीं सकते, डाइवर्ट नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली उसका उल्लंघन कर रहा है, डायरेक्ट ही उसका उल्लंघन कर रहा है, ये चीज समझ लेना आप, ठीक है। तो ये चीज देखनी पड़ेगी आपको भी, और सोचनी पड़ेगी कि किस तरह से चीजें चाइना, ठीक है, एग्रेसिवली, ठीक है, एग्रीमेंट को ना मानते हुए भी कर रहा है, एग्रीमेंट को ना मानते हुए भी वो हमारे सामने करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चाइना की जो वाटर स्ट्रेटेजी है, किस तरह से, ठीक है, एक ग्रेट बैंड जो बनता है अरुणाचल प्रदेश से ऊपर, जिसे हम सिंटेक्सल बैंड भी कहते हैं, वो ब्रह्मपुत्रा नदी पर जिस तरह से वो डैम्स बना रहा है, उसकी सहायक नदियों पर डैम्स बना रहा है, वो उसके पानी को ब्रह्मपुत्र, आई मीन तिब्बती क्षेत्र में जाके डाइवर्ट कर रहा है, वो भारत के लिए तो बड़ा इशू बन जाएगा ना। जैसे मान के चलिए, जब भारत में ठीक है, ब्रह्मपुत्र आती है दिहांग के रूप में, फिर वो असम में जाती है तो ब्रह्मपुत्र बन जाती है वो, ठीक है। तो वहां पर आप देखेंगे कि ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है, कंचनजंगा है, मानस है, बहुत सारी हैं, और उसके अलावा बहुत सारी रिवर्स भी हैं, कामेंग है, ठीक है, मानस है।
ये सुबहानसरी है, कितनी सारी हैं, और इवन तिस्ता रिवर भी है। तो इतनी सारी रिवर्स आके उसमें मिलती हैं तो एक बहुत बड़ा फर्टाइल लैंड कवर करती हैं। अगर वाटर डिस्टर्ब हो जाएगा, वाटर फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। लैक ऑफ वाटर स्केर्सिटी आ जाएगा, और कभी कभी मान लीजिए वाटर ज्यादा हुआ तो फ्लड की सिचुएशन और फ्रीक्वेंटली बढ़ जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी निकल के आ रहे हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का रिपोर्ट आया हुआ है, ठीक है, मिलिट्री टूल का रिपोर्ट है, फ्री फ्लोइंग इंटरनेशनल रिवर्स का है, चाइनीज वाटर बॉम्ब जिसे हम कहते हैं, वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि क्या है, कैसे वाटर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये बेसिक सी चीजें हैं। और इसके बाद आता है चाइनीज रेल एंड रोड के प्रोजेक्ट्स, वो किस तरह से चीजों को एग्रेसिवली आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। और विद जो ना किसी को एक सहमति में लेना, जैसे भारत पड़ोसी देश है और इसका अधिकतर जो कंसंट्रेशन है भारत के बॉर्डर के नजदीक ही ज्यादा देखने को मिलेगा, तो भारत को बिना सहमति में लिए वो एग्रेसिवली खुद ही सारे काम कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा है, जबकि तनाव घटना चाहिए। कारण यह है कि भारत एक ग्लोबल पावर है, उभरती हुई शक्ति है दक्षिण एशिया में, ठीक है। और एशिया में जिसका जो रुतबा है कि भाई हम वॉर नहीं करेंगे, वी आर नॉट द फर्स्ट, तो उन चीजों को कहीं ना कहीं वो डैमेज करना चाहता है। और कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स जो होती है कि दबाव बना के रखो, ठीक है, वो अटेंशन क्रिएट करेगा, तुम अपने दूसरे वाले काम करते रहो, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर क्रिएट करो, दूसरे पर अपना कंस्ट्रक्शन काम शुरू करो, वो ऐसे ही काम करता आया है, ठीक है। चाइना का जो पॉलिसी है वो इसी पर काम करता है, जो नितिन ने भी कहा है। और बताइए, रेल प्रोजेक्ट को लेकर हाल ही में कुछ चीजें। चलिए, आई होप तो इसको यही रोक देते हैं, ठीक है। और इसको हम अब कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और कुछ मैपिंग के साथ कंटिन्यू करेंगे कल वाली क्लास, ठीक है। फुल फ्लैज क्लास जिसे हम कहते हैं, उसे हम कंटिन्यू करेंगे कल वाली क्लास में। मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है, तो इसे हम कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे फुल फ्लैश तरीके से। तो अगर ज्यादा बच्चे कल ऐड हो जाते हैं तो कल इस पहली क्लास हम बोर्ड पर ऑर्गेनाइज कर देंगे। एम राइट? नितिन, अमन, सर दानिश, और इन बच्चों को बोलिए, ठीक है। तो कल की क्लास हम रखेंगे 10 से लेके 12। ओके सर। ठीक है, कल क्लास रखते हैं 10 से 12 में, और प्लीज इन बच्चों से बोलिए आप ये भी ज्वाइन करें, ठीक है। और जो जीएस के बच्चे और भी हैं, आप उनसे बात कीजिए, अमन और दानिश, ठीक है, और नितिन, कि कौन कौन बच्चे और हैं जो जीएस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो फिर हमारी क्लास कल से प्रॉपरली की स्टार्ट हो, और फर्स्ट चैप्टर से हम कहानी स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं वहां से। और आज हो सकता है शाम को पीडीएफ मिल जाए आपको, पहले वाले चैप्टर की, पहले वाले टॉपिक की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है, ताकि आप आसानी से उसकी पीडीएफ को पढ़ें और समझें कि हमने क्या क्या इसके अंदर आगे डिस्कस करना है, ठीक है। ओके सर। चलिए, मिलते हैं, ठीक है। कल आपसे मुलाकात होगी 10 से 12। टेक केयर, सी यू सून।